नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 1121 हत्या करने का अटूट इरादा। अनुवादक सीके टैलेंट। संपादक। मेरे हाथ। डेमनेब्लर की आंखें लाल हो गईं। उसके राक्षसी पंजे किसी जादुई खजाने के समान थे, फिर भी यी यून ने उन्हें आसानी से काट डाला। यी यून का वह प्रहार मानो संसार की शक्ति से परिपूर्ण था। डेमनेब्लर की शैतानी आभा भी उसका प्रतिरोध नहीं कर पाए। क्या यी यून ने अभी अभी दाव पैलेस क्षेत्र में कदम नहीं रखा था? आखिर ऐसा कैसे हो गया? उसी क्षण यी यून तलवार हाथ में लिए धीरे धीरे डेमनेब्लर की ओर चलने लगा। ये यून। दानव रक्त ने घृणा से यी यून को देखा। उसका चेहरा विकृत हो गया और वह जोर से दहाड़ा। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। उसके शरीर के चारों ओर एक घना राक्षसी आभा जमा होने लगी, मानो वह जमे हुए खून का कवच बना रही हो। अपना हाथ कटने के दर्द ने डेमनेब्लर को तुरंत ही उनका खून पीने के लिए तरसा दिया। लेकिन उस समय दानव रक्त पूरी तरह से घिर गया था। उसने दांत पीसते हुए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। वह यून को जल्द से जल्द हराना चाहता था ताकि उसे अपने कर्मों का भयानक दंड भुगतना पड़े। बूढ़ा जी स्थानिक अवरोधों के बाहर खड़ा था, लेकिन वह भयानक राक्षसी आभा को महसूस कर सकता था। दानव रक्त से दूर खड़े होने पर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका जीवन रक्त धीरे धीरे सूख रहा हो, इसलिए वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमला क्या करेगा। उसने जल्दी से लिंगशी एयर की रक्षा के लिए अपनी युवांशी सुरक्षा कवच का आह्वान किया। मर जा। दानव रक्त ने यून पर झपट्टा मारा। उसने अनगिनत हत्याएं की थीं और यद्यपि यून बलवान था, उसने जीवन भर मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था। वह कई बार मृत्यु के करीब पहुंचा था और उन सभी से बच निकला था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि यही उसका अंत होगा। डेमनेब्लर के शरीर पर उग्र भयानक आभा केंद्रित हो गई और उसे बिजली की तरह तेज उल्कापिंड जैसी गति प्रदान कर दी। विस्फोट की तीखी आवाज दूसरों के कानों तक पहुंच गई। इसने पूरे अंतरिक्ष को कपकपा दिया। और उस समय तलवार चलाने वाले यून की आभा भी लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि वह डेमनेब्लर के पास पहुंच रहा था। उसके पैरों के नीचे 10,000 दानवों का अस्तित्व चक्र निरंतर घूमता रहता था और प्रत्येक सर्वोच्च महान दाव नियमिक आभा यून के हर कदम को संसार की क्रियाविधि और आकाशीय पिंडों की भव्यता के अनुरूप प्रतीत कराती थी। इसमें एक गहरा एहसास था। ये यून का संपूर्ण अस्तित्व आसपास के वातावरण में विलीन होता प्रतीत हुआ। उसकी आंखें ठंडी थीं और उससे निकलने वाली युवांशी ऊर्जा से वह स्थान जलते हुए नरक की ज्वाला में तब्दील हो गया जहां वह और दानव रक्त खड़े थे। जब उसकी आभा अपने चरम पर पहुंची तब तक दानव रक्त उसके सामने आ चुका था। तभी यून ने उस पर हमला कर दिया। तलवार बिना किसी तेजस्वी चमक के आगे बढ़ी। इसके बजाय सारी ज्वालाएं एक साथ पीछे हट गईं और यून की तलवार की नोक पर एकत्रित हो गईं, जिससे वे एक छोटी सी ज्वाला में परिवर्तित हो गईं। ये ज्वाला लाल रंग की नहीं बल्कि धूसर रंग की थी। ज्वाला के केंद्र में अस्तित्व का घूमता हुआ 10,000 दानव चक्र था, साथ ही विनाश और अराजकता के संघनित नियम भी मौजूद थे। ये प्रहार पलक झपकते ही अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को पार कर गया और सीधे डेमनेब्लर की ओर बढ़ गया। ये यून, मुझे उकसाओ मत। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हम दोनों एक साथ मरें। दानव रक्त दहाड़ा और उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। रक्तमय आभा हवा में ही एक विशाल मानव चेहरे में परिवर्तित हो गई। उसने ये यून को निगलने के लिए अपना मुंह खोला और उसी समय दानव रक्त का कवच और मजबूत हो गया। डेमोनिक ब्लड आर्मर का निर्माण उन सभी योद्धाओं के रक्त से किया गया था जिन्हें डेमोनेब्लड ने अतीत में मारा था। यह अत्यधिक टिकाऊ था। पुआ। भावहीन चेहरे के साथ यून ने अपनी शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार से, जो धूसर लपटों से जल रही थी, उस लाल चेहरे पर वार किया। बूम बूम बूम। चेहरा भीषण गर्मी के कारण सिकुड़ गया और जैसे ही वह वाष्पीकृत हुआ अनगिनत तीखी चीखें सुनाई देने लगी। चाहे वह आशावादी चेहरा कितना भी विधर्मी क्यों न हो, वह विधर्मी ईश्वर अग्नि बीज और विनाश के नियमों का सामना कैसे कर सकता था? एक ही वार में उस लाल चेहरे को नष्ट करने के बाद यून की तलवार दानव रक्त की ओर अपनी अदम्य गति से बढ़ती रही। दानव रक्त के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया, लेकिन उसके पास वार से बचने का कोई साधन नहीं था। पुआ। शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार के सीधे उसके शरीर में घुसने से उसकी राक्षसी सुरक्षात्मक आभा चकनाचूर हो गई। उसके शरीर से भारी मात्रा में खून बह निकला और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके अविश्वास भरी निगाहों से अपनी छाती को देखा। मेरा राक्षसी रक्त कवच। उसका कवच यून की तलवार का सामना करने में पूरी तरह विफल रहा। ये यून भावहीन होकर डेमनेब्लर के सामने आ गया और अपनी तलवार से वार किया। बूम। खून का एक धब्बा छिटक गया। ये यून के चेहरे पर हल्की सी पीलापन झलक उठा। उसके लिए पहले जैसा शक्तिशाली प्रहार करना आसान नहीं था, हालांकि अंततः वह डेमनेब्लर को मारने में कामयाब हो गया था। पत्थर के मंदिर में तुरंत सन्नाटा छा गया। युवा स्वामी ने सचमुच 7 स्टार दाव पैलेस के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को मार डाला। बूढ़े जी दंग रह गए। उन्होंने तलवार चलाने वाले उस व्यक्ति को देखा जिसकी तलवार की नोक से ताजा खून टपक रहा था। ये यून के पैरों के पास स्थित 10,000 दानवों का चक्र अभी भी घूम रहा था और केवल वहीं खड़े रहने से भी वह ऐसी घातक भावना का प्रदर्शन कर रहा था जिसने बूढ़े जी और दोनों दासियों को सैकड़ों फीट दूर होने के बावजूद भी जकड़ लिया था। जहां तक लियू रुई और डेमनफियन की बात है, उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। डेमनेब्लर को यूं ही मार दिया गया। उसी क्षण ये यून ने ठंडे स्वर में अपना सिर दानव की ओर घुमाया। आप अगले हो। उसकी आवाज किसी रहस्यमय जादू जैसी थी जिसमें भूतों और देवताओं की धमकियों का भार समाया हुआ था। ये यून एक ऐसा योद्धा था जिसने अभी अभी दाव पैलेस क्षेत्र में कदम रखा था।
उसने 60 साल से भी कम समय तक साधना की थी, इसलिए दानव राक्षस को इतने कम उम्र के योद्धा से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि उस समय वह कामपुर था। उसकी साधना का स्तर दानव रक्त के समान था। उनके द्वारा सीखी गई साधना तकनीकें और मार्शल आर्ट भी एक जैसी थी। डेमनेब्लर को मरते देखना उसके लिए मानो खुद की आत्म मृत्यु को देखने जैसा था। अगर वो खतरनाक कवच न होता तो क्या वो इतनी बुरी हालत में होता। वो दानव रक्त के साथ मिलकर ये यून का सफाया कर सकता था। छोटी बहन लियू, जल्दी से स्थानिक बाधाओं को तोड़ो और ये यून को मारने के लिए मेरे साथ मिल जाओ। दानव ने तुरंत चिल्लाया। लियू रुई को दानव राक्षस के उकसाने की जरूरत नहीं थी। वह पहले ही अपना चाबुक लहराते हुए स्थानिक अवरोध पर हमला कर रही थी। दानव रक्त की मृत्यु ने उसे ये यून की शक्ति के भय से कांपने पर मजबूर कर दिया था। दानव राक्षस की मृत्यु पर वह चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। हालांकि लियू रुई ने कितनी ही बार अपने चाबुक से वार किया, वह उस अवरोध को तोड़ने में असमर्थ रही। लियू रुई देख सकती थी कि हालांकि विशाल सौर मंडल ढहने की कगार पर था, फिर भी उसमें उसे कुछ समय के लिए फंसाए रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी। ट्रैक धिक्कार है। लियू रुई बेहद घबराई हुई थी और उसका सिर पसीने से भीगा हुआ था। अगर वे तीनों मिलकर लड़े तो ये यून से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर उन्हें अलग अलग लड़ना पड़ा तो परिणाम बेहद भयावह होगा। ये यून के निर्णायक तरीके निर्मम थे। अगर यह अतीत की बात होती तो लियू रुई दाव पैलेस क्षेत्र में अभी अभी प्रवेश करने वाले एक कनिष्ठ से कभी नहीं डरती। लेकिन ये यून तो मानो मृत्यु के देवता थे। जिस तरह से उसने डेमनेब्लर का वध किया, उसे देखकर दूसरों को नरक की प्रचंड हत्या की इच्छा का अनुभव हुआ। ये देखकर वह कांप उठी। इस समय ये यून दानव पक्षी को कैद करने वाले स्थान में प्रवेश कर चुका था। वह एक पल भी नहीं रुका और तुरंत हमला कर दिया। दानव ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत अपने रक्त का सार जला दिया। वह शुरू से ही अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन उसी क्षण ये यून की तलवार की किरण में एक परिवर्तन आया। तलवार के प्रहार से मानो समय विकृत हो गया और उसी समय धूसर लौ से एक यिन जैसी ठंडक निकली। ये यून के प्रहार में दो महान दाव, अंतरिक्ष समय और यिन यांग, एक साथ प्रकट हुए। नीला इंद्रधनुष रक्त चंद्रमा को भेदता है, बर्फीली ठंड ईश्वरीय रसातल को सील कर देती है। मर जाओ। तलवार की किरण पल भर में दानव राक्षस के सामने प्रकट हुई और जहां भी वह गुजरी वह जगह मानो नरक के दृश्य में परिवर्तित हो गई। हमला खत्म होने से पहले ही ये यून ने एक बार फिर वार किया। उसकी निर्मम हत्या की मंशा ने पल भर में ही डेमनफियन को घेर लिया। चा 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 असंख्य तलवारों की किरणें नीचे गिरी, जिससे जमीन में गहरी खाइयां बन गईं। जिस गुफा में वे थे वह लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई और इन्हीं खाइयों के बीच दानव राक्षस खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे कई घाव लगे थे। उसने अविश्वास भरी निगाहों से ये यून को देखा। दानव रक्त के साथ भीषण युद्ध का सामना करने के बावजूद ये यून की तलवारबाजी की शैली और तीक्ष्णता और भी तेज हो गई थी। छोटी बहन लियू। दानव ने जीवित रहने की अपनी आखिरी उम्मीद लियू रुई पर टिका दी, जो अभी भी बाधा को तोड़ने की बेताब कोशिश कर रही थी। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। ये यून का चेहरा ठंडा था। तुम दोनों निश्चित रूप से मरोगे। जैसे ही वह बोल रहा था, ये यून ने शुद्धयान की टूटी हुई तलवार के ब्लेड को अपनी कलाई पर फेरा, जिससे उसकी नोक पर ताजा खून का एक निशान रह गया। दो उपराजकीय सरदारों से लड़ने के बाद, जिन्होंने अपनी रक्त शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, वह समय बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने अपनी अधिकांश युवांची ऊर्जा खर्च कर दी थी। एक बार जब ढहती हुई सांसारिक व्यवस्था पूरी तरह से बिखर जाएगी तो लियू रुई और दानव राक्षस का पुनर्मिलन उसके लिए केवल खतरा ही साबित होगा। उसने अपने रक्त के सार का उपयोग करके तलवार को पवित्र किया, जिससे शुद्ध यांग से बनी टूटी हुई तलवार से एक गूंज उत्पन्न हुई। जियाओ विनाश दाओ डोमेन का हिंसक विस्तार हुआ और तलवार की किरणें उसके आसपास के क्षेत्र को निगलने लगी। ये यून ने अपने आगामी हमले में कोई कसर नहीं छोड़ी। मरने से पहले दानव ने दहाड़ मारी और हमला कर दिया। हालांकि उसके द्वारा उत्पन्न पंजे के सभी प्रेत यून के प्रहार से चूर चूर हो गए। तलवार की किरणें चारों ओर फैलते ही दानव के सुरक्षात्मक युवांची को चीरती चली गईं। यहां तक कि सांसारिक संरचना की स्थानिक बाधाएं भी हिंसक रूप से कांप उठीं। मरना। ये यून ने दानव राक्षस के हृदय में वार किया, जिससे वह खून से लथपथ होकर खून से भरी थैली की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें असहाय और क्रोधित होकर शून्य में टकटकी लगाए हुए थीं, लेकिन वह पहले ही मर चुका था। ये यून जमीन पर गिरा और उसके चेहरे पर एक असामान्य लालिमा छा गई। पादा पादा। शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार से ताजा खून बहकर जमीन पर टपक रहा था। धीरे धीरे खून की बूंदें छिटक रही थीं और उस लाल खून ने दूसरों की आंखों में चुभन पैदा कर दी थी। आखिरकार अब तुम्हारी बारी है। ये यून ने अपने शरीर में व्याप्त अराजक युवांची को शांत किया और अचानक अपना सिर घुमाकर शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार को लियू रुई की ओर तान दिया। उस समय ये यून खून से लथपथ था। उसकी हत्या करने की मंशा चरम पर थी, मानो वह नरक से आया कोई राक्षसी देवता हो। लियू रुई ने दानव राक्षस और दानव रक्त के क्षत विक्षत शवों को देखा और फिर एक बार फिर यून की ओर देखा। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। अपने पूरे जीवन में उसने कभी ऐसा आतंक नहीं झेला था। 7 सितारा दाव महल के उपराजकीय स्वामी अंतरिक्षीय कारागारों में फंस गए थे और एक एक करके मारे गए थे। ये भयावह सच्चाई कि वह केवल वहीं खड़ी होकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकती थी, असहनीय थी। अध्याय 1122 विशाल सरणी का पतन। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। ये यून धीरे धीरे लियू रुई की ओर बढ़ी। उसके हर कदम की आवाज लियू रुई के दिल की आखिरी धड़कन जैसी लग रही थी। जियाओ। ये यून के शरीर के भीतर से एक सुनहरे कौवे की चीख गूंज उठी और उसके हाथ में टूटी हुई तलवार से खून की प्यास से भरी गूंज सुनाई दी। उसकी वास्तविक और निश्चित हत्या की मंशा ने लियू रुई का दम घोट दिया। रुको। लियू रुई अचानक चिल्लाए, ये यून, क्या हमें जीवन मरण की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी? 7 स्टार दाव पैलेस की उपराजकीय होने के नाते मेरे पास कई अंतिम उपाय हैं।
मैं उन्हें इस्तेमाल करने में इसलिए हिचकिचाती हूँ क्योंकि उनसे मेरी बहुत सारी रक्त शक्ति नष्ट हो जाती है और मेरे शरीर को चोट पहुंचती है। मैं उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुम मुझे मजबूर करोगे तो मैं जरूर करूंगी। ये यून के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, न ही उसकी गति धीमी हुई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। लियू रुई अपनी घबराहट छिपा नहीं सकी और घबराकर बोली, ये यून, हम बातचीत कर सकते हैं। मेरे 7 स्टार दाव पैलेस का समृद्ध इतिहास है और अगर तुम मुझे इस बार बख्श दो तो मेरे सारे पुराने गुनाह माफ हो जाएंगे। मैं तुम्हें बेहतरीन गोलियां, औषधियां और खूबसूरत दासियां भी दे सकती हूँ। सब तुम्हारी मर्जी से, लेकिन अगर तुमने मुझे मार डाला तो 7 स्टार दाव पैलेस जरूर बदला लेगा। वे न सिर्फ तुम्हें मारेंगे बल्कि क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड्स एक्ट को भी खत्म कर देंगे। लियू रुई ने क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड्स एक्ट का मुद्दा उठाया, हालांकि ये उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके भीतर मौजूद तलवार का हृदय और अधिक सघन हो गया और उसका रुख और भी गंभीर हो गया। लियू रुई पूरी तरह से घबरा गई और अचानक लिंग शी एर की ओर देखकर बोली, ये यून, क्या तुम उसे बचाना नहीं चाहते? वह किसी भी क्षण विलीन हो सकती है। हालांकि मेरे पास आत्मा को पोषित करने की एक रहस्यमयी तकनीक है जो उसकी चेतना को संरक्षित कर सकती है। इससे वह लाखों वर्षों तक जीवित रह सकती है। लियू रुई के लिए बेहतर होता कि वह लिंग शी एर का जिक्र न करती। जैसे ही उसने ये कहा, ये यून की जानलेवा मंशा ज्वालामुखी की तरह भड़क उठी। तलवार की एक किरण सीधे लियू रुई की ओर निकली। मर जा, ये यून दहाड़ा। दया की भीख मांगने, प्रलोभन देने और यहाँ तक कि लिंग शी एर को सौदेबाजी के मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने के बावजूद लियू रुई का अंत निश्चित था। ये यून को लियू रुई को मारना ही था। मैं तुमसे लड़ूंगी, लियू रुई ने तीखे स्वर में कहा। हताशा में उसने अपनी रक्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए चाबुक से प्रहार किया। उस भयानक शक्ति के कारण अंतरिक्ष में अनगिनत गहरी काली दरारें खुल गईं। विनाश सृजन तलवार, ये यून ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके पास युआनची की शक्ति बहुत कम बची थी, इसलिए उसने भी अपनी जीवन शक्ति का भरपूर इस्तेमाल किया। तलवार की नोक पर तार्किक शक्तियां एकत्रित होने के कारण तलवार की किरण से एक आशावादी आभा निकल रही थी। उसकी वर्तमान तलवार का हृदय केवल हत्या पर केंद्रित था। बूम! पूरा पत्थर का मंदिर पल भर में अनगिनत टाइल के टुकड़ों में तब्दील हो गया। बूढ़े जी लगातार पीछे हटते रहे। भौगोलिक बाधाओं के बावजूद वे एक जबरदस्त दबाव महसूस कर रहे थे। उन्होंने जल्दी से लिंग शी की रक्षा के लिए अपनी युआनची सुरक्षा कवच का इस्तेमाल किया। ये यून और लियू रुई के युद्ध ने पूरे देश में कपकपी पैदा कर दी, क्योंकि चकाचौंध भरी ऊर्जा की किरणें सभी बाधाओं को भेदती हुई प्रतीत हो रही थीं। लगभग 30 सेकंड बाद चाबुक के प्रेत और तलवार की किरणें क्षीण होने लगी। ऊर्जा विस्फोट पूरी तरह शांत हो गए और बूढ़े जी ने सीधे स्थानिक कारागार में देखा। उन्हें केवल ये यून वहां खड़ा दिखाई दिया, जिसके सामने एक विशाल तलवार का निशान था। उसके नीचे की जमीन हजारों फीट तक फट गई थी। तलवार के निशान के भीतर ज्वालाएं जल रही थी जो जमीन को झुलसा रही थी। इस भयानक तलवार के निशान को देखकर ही कोई भी डर से कांप उठता था। उसने तलवार के निशान में झांका और वहां खून से लथपथ एक महिला खड़ी थी। सुंदर शाही पोशाक और आकर्षक केशविन्यास अब एक पागल औरत के रूप में बदल गए थे। अपने रक्त के रस को जलाने के बाद वह झुर्रियों से भरी और दयनीय हो गई थी। अब वह पूरी तरह से एक बूढ़ी औरत जैसी दिख रही थी। ये यून के हमले में समय और क्षय के वे नियम समाहित थे जिन्होंने लियू रुई की जीवन शक्ति को समाप्त कर दिया था। लियू रुई ने ये यून को दुख भरी मुस्कान के साथ देखा। ये यून 7 स्टार दाव पैलेस क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड्स एक्ट को नष्ट करने से पहले तुम्हें अवश्य मार डालेगा। ये यून ने उपहास करते हुए उत्तर दिया, परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य में मैं स्वयं 7 स्टार दाव पैलेस जाऊंगा और वहां सभी का सफाया कर दूंगा। लियू रुई की आंखें गुस्से से उसकी ओर घूर रही थीं और उसके सूखे होठों के कोनों से काला खून बह रहा था। उसने अंतिम सांस ली और फिर उसे जमीन के गहरे नीचे दफना दिया गया। ये यून ने अपनी तलवार नीचे कर ली और उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी लालिमा छा गई। रक्त की तीव्र शक्ति से लगातार 3 शक्तिशाली विरोधियों को मार गिराना, ये यून के लिए एक अत्यंत कठिन कार्य था, जिसने अभी अभी दाव पैलेस क्षेत्र में कदम रखा था और अभी तक अपनी साधना के स्तर को स्थिर नहीं किया था। ये यून ने गहरी सांस ली और बूढ़े जी और उनके साथियों के पास गया। उसने शिन एर और युए शियाओ की बाहों में सो रही लिंग शी एर को देखा, जो युआनची सुरक्षा कवच के नीचे थी। लड़ाई एक अलग स्थान पर छिन्न भिन्न थी और बूढ़े जी ने उसके बाद के झटकों को रोक दिया था। लिंग शी एर की आंखें गहरी नींद में डूबी हुई सी थीं। हालांकि उसका शरीर घूंघट के कपड़े की तरह पारदर्शी था और अलौकिक प्रतीत हो रहा था। मैंने उन सभी को मार डाला है जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, ये यून ने धीरे से कहा। बूम बूम बूम, ऊपर से ठोस चट्टाने गिरने से पूरी भूमिगत दुनिया कांपने लगी। स्थानिक अवरोध भी ढहने लगे थे। ये यून ने ऊपर और चारों ओर अपने ढहते हुए परिवेश को देखा और कहा, यह विशाल संरचना ढहने ही वाली है। सांसारिक ऊर्जा का पूरा भंडार समाप्त हो चुका था और उस विशाल ऊर्जा के विनाश से उत्पन्न भूकंप से भूमिगत जगत दब जाएगा। इस प्रकार दिव्य रसायनज्ञ की गुफा भी दब जाएगी। गर्जन गड़गड़ाहट की आवाजों के बीच मानवाकार राक्षसों की दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। टावर के अंदर जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। ये यून ने गॉड एडवेंट टावर निकाला। लेकिन इस लड़की का क्या? शिन एर ने पूछा। लिंग शी एर इतनी कमजोर थी कि वह गॉड एडवेंट टावर के अंतरिक्ष में होने वाले स्थानिक टेलीपोर्टेशन और स्थानिक उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर सकती थी। मैं उसे अपने साथ ले चलूंगा। ये यून ने लिंग शी एर को अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही बूढ़े जी और उनके साथी तेजी से गॉड एडवेंट टावर में दाखिल हुए, एक और बड़ा पत्थर नीचे गिर पड़ा। ये यून ने गॉड एडवेंट टावर को सुरक्षित रखा और फिर लिंग शी एर को उठाकर दिव्य रसायनज्ञ के कड़ाहे की ओर वापस उड़ गया। झील के किनारे लौटने पर ये यून ने दिव्य रसायनज्ञ द्वारा छोड़े गए सभी ग्रंथों को उठा लिया।
काचा झील में हलचल शुरू होते ही झील में स्थित संसार चक्र चकनाचूर हो गया। एक हाथ में तलवार लिए उसने झील में नीचे की ओर वार किया और लिंग शी एर के साथ तलवार की किरण के सहारे झील की तलहटी तक चला गया। बूम बूम बूम, तलवार की किरण लगातार नीचे की ओर बढ़ती रही और झील की तलहटी में मौजूद मजबूत चट्टानों को चीरती हुई अंततः झील की सबसे गहरी जगहों तक पहुंच गई। इस क्षेत्र में गहरे लाल रंग का लावा उबल रहा था और भयानक तापप्रपात लगातार आसपास के इलाकों को जला रहा था। ऑब्सीडियन के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। ये यून एक छोटे से लावा निकास के पास उतरा। इसका रंग लगभग पूरी तरह से गहरा सुनहरा था और ये यून इसकी अत्यंत प्रचंड शुद्ध यांग ऊर्जा को महसूस कर सकता था। ये लगातार ये यून की सुरक्षात्मक युवान ऊर्जा पर आक्रमण कर रहा था। विधर्मी देवता अग्नि बीज से निकलने वाली एक हल्की सी अस्थिरता को भांपते हुए ये यून ने जल्दी और सावधानीपूर्वक लिंगशी एर को लावा स्रोत के बगल में एक चट्टान पर रख दिया। वह शिला पारदर्शी लाल रंग में बदल गई थी। इसने लिंगशी एर के शरीर को प्रकाशित किया जबकि ये यून ने उसे युवांची से घेर लिया। शुद्ध यान के नियम कमजोर पड़ गए और ये यून की सुरक्षात्मक युवांची से छनकर एक गुनगुनी हवा में परिवर्तित हो गए, जिसने लिंगशी एर के आत्मिक शरीर को धीरे धीरे पोषण दिया। यहाँ के शुद्ध यान नियम तुम्हारे पोषण के लिए सबसे उपयुक्त हैं। जी एर, मैं तुम्हें जगह देता हूँ, ये यून ने धीरे से कहा। हालांकि लियू रुई ने पहले कहा था कि वह लिंगजी एर को बचा सकती है, फिर भी ये यून ने उसे बेरहमी से मार डाला। इसका एक कारण ये था कि उसे उस पर विश्वास नहीं था और दूसरा कारण ये था कि ये यून को पूरा भरोसा था कि वह खुद लिंगजी एर को बचा सकता है। अध्याय 1123 भूमिगत एकांतवास। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। बूम बूम बूम, ये यून लावा के कुंड में बैठा था जहां से लावा उबलता और जमीन के नीचे से निकलता जा रहा था। धीरे धीरे गहरा सुनहरा लावा उसके सिर से ऊपर उठ गया और उसे पूरी तरह से उबलते हुए कुंड में डुबो दिया। लावा में न केवल प्रचंड ऊष्मा और प्रचंड शुद्ध यांग नियम थे, बल्कि ऊष्मा विष भी थे। ये विष इतने शक्तिशाली थी कि यदि कोई दावमहल का योद्धा लंबे समय तक लावा में डूबा रहे तो उसके शरीर में भी प्रवेश कर सकते थे। हालांकि ये यून का शरीर शुद्ध यांग था और उसके भीतर नीला लकड़ी का दिव्य वृक्ष मौजूद था। इन गुणों के कारण वह गर्मी से उत्पन्न विषाक्त पदार्थों को दूर कर पाता था। इसलिए वह बिना किसी चिंता के लावा के कुंड में बैठा रहता है, साथ ही साथ अपने भीतर शुद्ध यांग शक्तियों को भी अवशोषित करता है। ये यून का दाव पैलेस क्षेत्र में प्रवेश मजबूरी में हुआ था। उसने 7 स्टार दाव पैलेस के तीनों लोगों को मारने के लिए अपनी रक्त शक्ति भी खर्च कर दी थी। यदि वह जल्दी से अपने क्षेत्र को मजबूत नहीं करता तो उसकी नींव अस्थिर हो सकती थी, जिससे उसके भविष्य के मार्शल पद को नुकसान पहुंच सकता था। लावा कुंड में मौजूद शुद्ध यांग शक्तियां असीमित प्रतीत होती थीं। ये यून के स्वस्थ होने के लिए यह एक आदर्श स्थान था। इसके साथ ही ये यून ने लिंगजी को अपने युवान क्यूई बैरियर में ढक लिया। 1 महीना बीत चुका था, फिर भी लिंगशी एर में जागृति के कोई लक्षण नहीं दिखे। हालांकि उसका आध्यात्मिक शरीर अधिक ठोस रूप धारण कर रहा था। लक्ष्य था अग्नि को अग्नि से पोषित करना। विधर्मी देवता अग्नि बीज एक ऐसी ज्वाला थी जो संसार से उत्पन्न हुई थी। इसलिए लावा की भूमिगत अग्नि स्वाभाविक रूप से उसके पोषण के लिए पोषक तत्व बन सकती थी। जैसे जैसे ये यून साधना करता गया वैसे वैसे वह लिंगशी एर की स्थिति पर भी लगातार नजर रखता रहा। वह विधर्मी देवता अग्नि बीज के साथ समाहित हो गया था, जिससे लिंगशी एर के साथ उसका एक विशेष संबंध स्थापित हो गया था। वह उसकी स्थिति को भली भांति जानता था। ये यून की युवांची बाधा ने लावा की शुद्ध यांग ऊर्जा को सटीक रूप से नियंत्रित किया, उसे उस स्तर तक परिष्कृत किया जो लिंगशी एर की सहनशीलता के भीतर था। साधना में समय का कोई बंधन नहीं होता था। ये यून साधना में इतना मग्न रहता था कि वह केवल अपने खाली समय में ही लिंगशी एर की देखभाल कर पाता था। ये यून के यहाँ होने की जानकारी रखने वाले बूढ़े जी और उनके साथियों के अलावा बाकी सभी मर चुके थे। इसलिए ये यून को इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई और उसकी एकांतवास में खलल डालेगा। भूमिगत लोक में वह लावा के दैनिक उतार चढ़ाव को सुनकर अपने मन को शांत कर पाता था। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। ये यून जानता था कि क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट अभी भी खतरे में है। हालांकि सन बरियल सेंसी के अभियान में 7 स्टार दाव पैलेस को 4 उपराजकीय सरदारों के साथ साथ कई 7 स्टार उच्च राजदूतों की भी हानि हुई थी। 7 स्टार दाव पैलेस की शक्ति में भारी कमी आ चुकी थी, इसलिए अब चाहकर भी वे क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट को आसानी से नष्ट नहीं कर सकते थे। इसके अलावा क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के घर की रक्षा के लिए एक प्राचीन सुरक्षा कवच बना हुआ था। उसे भेदना भी आसान काम नहीं था। लिंगशी एर की हालत देखकर ये यून बहुत चिंतित हो गया। वह एक आध्यात्मिक शरीर थी और उसका असली शरीर विधर्मी देवता अग्निबीज पहले ही उससे जुड़ चुका था। हालांकि उसका आध्यात्मिक शरीर बेहद कमजोर था और उसे पूरी तरह ठीक करना कहने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। ऊपर सूर्य दफन रेत सागर में धीमी गड़गड़ाहट धीरे धीरे जमीन के नीचे गायब हो गई। सतह पर रेत की हलचल सन्नाटे में दब गई। खजाने की तलाश में आए अधिकांश प्रमुख गुटों और योद्धाओं को सूर्य दफन रेत सागर में हुई घटना की जानकारी नहीं थी और वे अपनी खोज जारी रखे हुए थे। समय बीतने के साथ कुछ योद्धाओं ने कुछ भी न मिलने पर अंततः हार मान ली। हालांकि कुछ अन्य लोग चमत्कार की उम्मीद में लगन से खोज जारी रखते रहे। भले ही वे उस सर्वोच्च खजाने यांग आत्मा को न खोज पाए जिसने इस घटना को जन्म दिया था, लेकिन यांग आत्मा से संबंधित कुछ सहायक वस्तुएं मिल जाने से भी उनका जीवन काफी बेहतर हो जाएगा। ... छठी कनिष्ठ बहन 1 महीने की खोज के बाद वुजू और उसके साथियों को संप्रदाय में वापस ले आओ। मैं खोज जारी रखने के लिए यही रुकूंगा। सूर्य दफन रेत सागर में 8 आकृतियां रेगिस्तान में चल रही थी। उनका नेतृत्व एक गठीले शरीर वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति कर रहा था।
उसके शरीर पर युआनची की हल्की सी तरंगें झिलमिला रही थीं, जो उसे रेत और गर्मी से अलग कर रही थीं। और उनके पीछे दोनों लिंगों के 6 युवा कनिष्ठ थे। 30 वर्ष की एक और महिला थी जिसने काली पोशाक पहनी हुई थी। वह महिला छठी कनिष्ठ बहन थी जिसे उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने संबोधित किया था। ये लोग रेड काल्ड्रॉन सेक्ट नामक मायरी डिवाइन टेरिटरी के एक छोटे से संप्रदाय के सदस्य थे। असंख्य दिव्य क्षेत्र केंद्रीय राज्य दिव्य क्षेत्र का पड़ोसी था और सूर्य दफन रेत सागर इन दोनों को अलग करता था। लाल कड़ाही संप्रदाय के लोग सूर्य दफन रेत सागर के दूसरे छोर से आए थे। 1 साल पहले सूर्य दफन रेत सागर की घटना के बाद से लाल कड़ाही संप्रदाय और कई अन्य लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए सूर्य दफन रेत सागर आए थे। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें ऐसे खजाने मिलेंगे जो उनके संप्रदाय को मजबूत कर सके, लेकिन उन्हें कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला। एक समय 10 लाख किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली यह घटना पिछले 1 साल में गायब हो गई थी और लंबे समय से इसमें कोई गतिविधि नहीं देखी गई थी। कुछ प्रमुख गुटों ने पीछे हटने का फैसला किया जब उन्हें पता चला कि पिछले कुछ महीनों में सन बरियल सेंसी में यांग आभा कमजोर हो गई है। उन्हें संदेह था कि खजाना ले जाया गया है, हालांकि उन्होंने यह मानने से भी इनकार कर दिया कि कोई इसे ले गया होगा। पहली बात तो ये कि उन्हें यह अविश्वसनीय लगा कि किसी को ऐसा अवसर मिल सकता है, और दूसरी बात ये कि वे पिछले 1 साल से सन बरियल सेंसी की छानबीन कर रहे थे, लेकिन उन्हें खजाना कहीं नहीं मिला। अंत में सन बरियल सेंसी में लोगों की संख्या इतनी कम हो गई कि अब यह अपने चरम पर रही संख्या के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं रह गई। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति और उसकी छोटी बहन ने वर्षों तक साधना की थी और सुख दुख दोनों देखे थे। अब वे रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय के कनिष्ठ सदस्यों को प्रशिक्षण देने और अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से एक अभियान पर उनका नेतृत्व कर रहे थे। एक निष्फल वर्ष ने काले वस्त्र पहने महिला को आशा छोड़ने के विचार दिए थे, लेकिन जब उसने अपने संप्रदाय के नेता की स्थिति के बारे में सोचा तो उसने अपना सिर हिला दिया। हमें खोज जारी रखनी चाहिए। संप्रदाय की नेता 1 दशक से बेहोश हैं। उनका जीवन खतरे में है और यह ऐसे ही चलता नहीं रह सकता। हमें उन्हें बचाने के लिए कोई खजाना ढूंढना होगा। उनके बिना हमारे जैसे छोटे संप्रदाय का कभी भी अंत हो सकता है। अगर उनकी बड़ी बहन की हालत इतनी दयनीय न होती तो वे सन बरियल सेंसी नहीं आते। काले वस्त्रधारी महिला की बातें सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी चुप हो गया। उनके नेतृत्व में चल रहे कनिष्ठों के चेहरे भी उदासी और बेचैनी से भरे हुए थे। पीले रंग के कपड़े पहने एक युवती ने अपना सिर और नीचे झुका लिया क्योंकि उसकी आंखें तेजी से लाल हो रही थीं। सचमुच उनकी हालत बेहद दयनीय थी। संप्रदाय का नेता बेहोश था और संप्रदाय लगातार खतरे में था। फिर भी सूर्य अंत्येष्टि रेत सागर की उनकी यात्रा व्यर्थ ही गई। छोटी बहन रू, तुम फिर से क्यों रोने लगी हो? एक युवा शिष्य ने जोर से कहा। रुआ ने जल्दी से सूंघा और सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ठीक है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रू की ओर देखा और कुछ घुटन महसूस की। उनके गुरु होने के बावजूद वे इन युवा शिष्यों के लिए आसमान को थामे रखने में असमर्थ थे। ये तय हो गया है, हम 1 महीने और खोज जारी रखेंगे, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। उसी क्षण अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अपने पैरों के नीचे एक कंपन महसूस हुई। सूर्य दफन रेत सागर लंबे समय से शांत था, इसलिए अचानक आए भूकंप ने लाल कड़ाही संप्रदाय समूह को चौंका दिया। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि गड़गड़ाहट रुकी नहीं, बल्कि भूकंप और भी अधिक तीव्र हो गया और धरती की सबसे गहरी परतों तक पहुंच गया। जियाओ, जमीन से एक तीखी चीख फूट पड़ी जो सीधे उनके कानों को भेद गई। पल भर में आकाश में हवा और बादल ऐसे एकजुट हो गए मानो उस चीख से प्रेरित हुए हों। क्या हो रहा है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जल्दी से युवा शिष्यों को हवा में उड़ने और अपना संतुलन बनाने का निर्देश दिया। अध्याय 1124 आत्मा का पोषण करने वाली लकड़ी। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। उन्होंने अपने नीचे रेगिस्तान में एक भंवर को उभरते हुए देखा जो आसपास की रेत को अपनी ओर खींच रहा था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर विस्मय का भाव था। यह किसी खजाने के जन्म से जुड़ी एक घटना है। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जल्द ही निकलने का फैसला करने के ठीक बाद एक ऐसी घटना घटित हो जाएगी। ये सचमुच कहावत का एक जीता जागता उदाहरण था कि हर मुश्किल में कोई न कोई अच्छाई छिपी होती है। ये घटना उनके ठीक पैरों के नीचे घटित हुई। परिणामस्वरूप अन्य योद्धा उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे। ये घटना काले कपड़े पहने महिला ने अपने नीचे उठ रहे भंवर को आश्चर्य से देखा। वास्तव में ऐसा दृश्य किसी खजाने के जन्म जैसा प्रतीत हो रहा था। जहां तक युवा शिष्यों की बात है, शुरुआती आश्चर्य के बाद उनका उत्साह और बढ़ गया। अरे अद्भुत घटना! रू ने अपना मुंह ढक लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग ने उसकी प्रार्थना सुन ली और दलित रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय का भाग्य चमका दिया। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की पहले से ही निराश भावनाएं एक बार फिर आशा से भर उठीं। धीरे धीरे भूकंप के झटके रुक गए, लेकिन उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को भूकंप के बवंडर का स्थान याद आ गया था। उसने भंवर के अब शांत हो चुके हिस्से की सावधानीपूर्वक जांच की। उसमें कुछ भी असाधारण नहीं लग रहा था। जब उसने उस पर वार किया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये सुरक्षित है। खजाना शायद अभी भी जमीन के नीचे ही है। चलो, दूसरे योद्धाओं के आने से पहले इसे जल्दी से हथिया लेते हैं, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। अन्य शिष्यों ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को जांच करते हुए देखा और जब उन्होंने उसकी बातें सुनी तो वे उत्सुकता से उस क्षेत्र को घेर लिया। आइए हम सब मिलकर काम करें और खजाने को खोद कर निकालें, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। हाँ, हालांकि अचानक जमीन के नीचे से एक जबरदस्त खिंचाव आया। वे सभी एक साथ भंवर में गिर पड़े। उन्हें खजाने की खोज करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वे खुद ही उसमें गिर चुके थे। चीखते चिल्लाते हुए रेड काल्ड्रॉन सेक्ट का समूह एक विशाल खाली गुफा में जा गिरा। भंवर के चारों ओर की रेत गड्ढे में जमा हो गई, जिससे भयानक गुफा का प्रवेश द्वार एक बार फिर दब गया। प्रवेश द्वार अंतहीन रेगिस्तान में धूल के एक कण जैसा था। भंवर के बिना ये किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता। आह आह आह!
चीख पुकार के बीच रूए को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कितनी दूर गिर चुकी है। उसे सिर्फ अपने कानों के पास से गुजरती हवा की तेज आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे जैसे वह लगातार नीचे गिरती जा रही थी। भयानक गर्मी लगातार उसकी सुरक्षात्मक युवांची पर प्रहार कर रही थी, जिससे वह रुक भी नहीं पा रही थी। ये प्राकृतिक शक्तियों द्वारा निर्मित एक विशाल युवांची भंवर था। इसकी खिंचाव शक्ति अदम्य थी और इसने उन्हें उड़ने से भी रोक दिया। सूर्य दफन रेत सागर के बाहर मौजूद शुद्ध यांग युआन क्यूई पहले ही कमजोर हो चुकी थी, लेकिन यहाँ यह अभी भी बेहद मजबूत थी। द्वितीय मार्शल चाचा, छठी मार्शल चाची, कुछ युवा जूनियर चिल्लाने लगे। हालांकि दोनों वरिष्ठ भी मौजूदा परिस्थितियों से निपटने में अपने जूनियरों से बेहतर सक्षम नहीं थे। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति अपनी पूरी ताकत से युआंची का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इससे केवल उसके गिरने की गति ही धीमी हुई। काले कपड़े पहनी महिला की भी यही हालत थी। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। उनकी स्थिति में उनके पास युवा जूनियरों को बचाने का कोई साधन नहीं था। धीरे धीरे रू एयर को अपने नीचे आग की लाल लपटें दिखाई देने लगी, मानो वह नरक में उतर रही हो। तथाकथित खजाना कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अचानक यहाँ आ जाना ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य? क्या हमें कोई अवसर मिल सकता है? रूआ ने बेचैनी से सोचा। बैंग बैंग बैंग, शिष्यों के एक के बाद एक जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई दी और उन सभी को अपने शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। अधेड़ उम्र का आदमी और काले कपड़े पहनी महिला भी नीचे उतरे। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। यद्यपि उन्होंने अपने युवांची का उपयोग करके शिष्यों को नीचे गिरते समय सहायता करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन भयानक युवांची के खिंचाव ने शिष्यों को पीड़ा पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। जब उन्होंने ऊपर देखा तो गुफा के प्रवेश द्वार का कोई निशान नहीं था, सिवाय ऊपर से गिरती कुछ रेत के। इस जगह की बात करें तो गिरने से रू एयर का पूरा शरीर सुन्न हो गया था। जब वह उठी और सामने का दृश्य देखा तो उसकी धड़कन रुक गई। वहां उबलता हुआ लावा था, लाल रंग से तपते हुए पत्थर थे और एक भयानक शुद्ध यांग शक्ति थी जो उनकी सुरक्षात्मक युवांची को बर्फ की तरह पिघला रही थी। वे यहाँ अधिक देर तक नहीं रह सकते थे, अन्यथा ऊष्मा के विष उनके शरीर में प्रवेश कर जाते और उनकी असहनीय पीड़ादायक मृत्यु हो जाती। जब रू एयर ने खुद को एक गुफा की गहराई में पड़े सूखे शव के रूप में सोचा तो उसके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। मार्शल अंकल, उद्धरण चिन्ह, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति के मन में भी रू एयर जैसे ही विचार थे। अगर वह अकेला होता तो शायद किसी तरह वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश कर लेता, लेकिन इतने सारे शिष्यों की देखरेख में यह बिल्कुल असंभव था। उस समय शिष्य घबराकर उसे और काले वस्त्रधारी महिला को देख रहे थे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि वे दोनों भी बहुत बेचैन महसूस कर रहे थे। सभी लोग अपनी युवांची की सुरक्षा कवच बनाएं और एक साथ चलें। इससे आपकी युवांची की बचत होगी। चलिए चारों ओर घूमकर देखते हैं कि बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं, काले कपड़े पहनी महिला ने कहा। उन्हें और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति दोनों को अपनी युवांची ऊर्जा बचाकर रखनी थी, इसलिए उन्होंने केवल अपनी त्वचा की सतह पर ही युवांची ऊर्जा छोड़ी। ऐसा करने से वे गर्मी से बच नहीं सके, इसलिए यह असहनीय पीड़ादायक था। हाँ, हमारे दोनों वरिष्ठों के यहाँ होने से हमें यहाँ से आसानी से निकल जाना चाहिए, है ना? ये संभव होना चाहिए। कौन जानता है, शायद हमें कोई खजाना भी मिल जाए। युवा शिष्यों के बीच की बातचीत ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति और काले वस्त्र पहने महिला को एक दूसरे की ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने एक दूसरे की आंखों में अपनी ही कड़वाहट भरी निगाहों का प्रतिबिंब देखा। यह एक ऐसी जगह थी जहां उनसे कहीं अधिक मजबूत लोगों को भी जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता। उनके समूह की तो बात ही छोड़िए। जमीन के बहुत नीचे लावा की नदी लगातार उफान पर थी। रूए ने अपने माथे से पसीना पोंछा और धीरे धीरे अपने युद्धप्रिय चाचा और चाची के साथ साथ अपने बड़े भाई बहनों के साथ आगे बढ़ी। लावा नदी का पीछा करते हुए वे पहले ही 3 दिनों से भूमिगत फंसे हुए थे। उन्हें बस यही एक रास्ता मिला था। इस भूमिगत दुनिया में लावा द्वारा खोदी गई सुरंगों को ही मार्ग माना जा सकता था। जलता हुआ लावा ही प्रकाश का एकमात्र स्रोत था। हालांकि जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जीवित बाहर निकलने की उनकी उम्मीद कम होती गई। छोटी बहन रू एयर, उसकी बड़ी बहन ने उदास आंखों से कहा, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से जिंदा बच पाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें यहाँ दफन होना पड़ेगा। हमने यहाँ कोई लाश भी नहीं देखी, और अगर हम खजाना लेकर नहीं लौटे तो लाल कड़ाही संप्रदाय का भी पतन हो जाएगा। संप्रदाय प्रमुख के बेहोश होने पर आत्मा पोषण की लकड़ी का होना भी व्यर्थ होगा। नहीं सीनियर सिस्टर लुओ, हार मत मानो, रू एयर ने बोलते हुए चुपके से अपना हाथ उठाया और अपनी आंख के कोने को पोंछा। असल में वह जानती थी कि इस भूमिगत गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोजना उनके लिए बहुत मुश्किल था। वे लाखों फीट की अज्ञात गहराई में गिर चुके थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि उन्हें सतह की ओर बढ़ने का कोई आभास नहीं था। इसके अलावा शुद्ध यांग शक्ति और ऊष्मा विष भी थे जो लगातार उनकी सुरक्षात्मक युवांची पर आक्रमण कर रहे थे। अगर कोई निकास मार्ग होता भी तो शायद वे इतनी दूर तक न पहुंच पाते। जब रू एयर को यह एहसास हुआ कि उसकी मृत्यु निकट है तो वह रोने लगी। वह मरना नहीं चाहती थी। ये भावना केवल रू एयर तक ही सीमित नहीं थी। रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय के बाकी लोग भी घोर निराशा में डूबे हुए थे। उन्होंने पहले सोचा था कि उन्हें अंधेरे में रोशनी दिख गई है, लेकिन किसने सोचा था कि इसका परिणाम ऐसा होगा। जिस भूमि पर वे थे वह एक जलते हुए नरक के समान थी जो उन्हें चुपचाप निकल रही थी, और बाहर किसी को भी उनके भाग्य के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। अधेड़ उम्र के पुरुष और काले वस्त्र पहने महिला के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। यहाँ शुद्ध यांग नियम प्रचुर मात्रा में थे और अनेक अव्यवस्थित नियमों से मिश्रित थे। इनके कारण वे अपनी दिशा का निर्धारण नहीं कर पा रहे थे और न ही भूभाग को तोड़कर भाग पा रहे थे।
ये सचमुच खतरों की भूमि थी। बूम बूम बूम। उसी क्षण उन्हें अपने सामने से मंद मंद गड़गड़ाहट की हल्की सी आवाज सुनाई दी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत ऊपर देखा। उन्हें जो आवाज सुनाई दी वह गिरने से पहले सुनाई देने वाली आवाज से मिलती जुलती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वे इस पूरे समय गोल गोल घूमते रहे हों और अंत में अपने मूल स्थान पर लौट आए हों? चलो जाकर देखते हैं, काले कपड़े पहनी महिला ने फुसफुसाते हुए कहा। इस हलचल से उत्पन्न भंवर के कारण वे सतह से नीचे गिर गए थे। अब जब वे मरने ही वाले थे तो वास्तव में डरने की कोई खास बात नहीं थी, भले ही ध्वनि उत्पन्न करने वाला क्षेत्र खतरनाक था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए धीमी गड़गड़ाहट तेज होती गई। इतनी गहराई में ऐसी आवाजें कैसे उत्पन्न हो सकती हैं? जल्द ही वे एक अपेक्षाकृत बड़ी गुफा के पास पहुंचे। उन्होंने गुफा के अंदर सब कुछ जल्दी से देख लिया। वहां गहरे सुनहरे रंग के लावा की एक झील थी जो तेजी से उबल रही थी। गहरी झील उग्र थी और उससे निकलने वाली गर्मी उनकी त्वचा को जला रही थी। वहां जाना असंभव था। दृश्य को देखते ही रू एर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने लावा झील की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, मार्शल अंकल, मार्शल आंटी, सीनियर सिस्टर, वहां देखो। रूए को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे यकीन था कि इस वीरान जगह पर रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय के अलावा कोई और नहीं होगा। लेकिन यहाँ और भी लोग थे। वहां दो लोग थे। उनमें से एक झील के किनारे एक चट्टान पर लेटा हुआ था, जबकि दूसरा व्यक्ति गहरी झील में भीग रहा था। दरअसल गुफा में प्रवेश करते ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति और काले कपड़े पहनी महिला ने उन दोनों आकृतियों को तुरंत देख लिया था। दुर्भाग्यवश चट्टान पर लेटी हुई आकृति में जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। जहां तक उस एक गहरे तालाब की बात है, भला कोई जीवित व्यक्ति उसमें कैसे भीग सकता था? तो अधेड़ उम्र के उस आदमी ने आह भरते हुए कहा, हमारे जैसे बदनसीब और भी लोग हैं। वहां लेटी हुई वह लड़की देखने में तो जवान लग रही है, लेकिन देखकर लगता है कि वह मर चुकी है। और झील में पड़े उस आदमी की बात करें तो मुझे हैरानी होती है कि मरने से पहले उसे कितनी असहनीय पीड़ा हो रही होगी। काले कपड़े पहनी महिला ने दोनों आकृतियों को देखा और उसे लगा कि उनका भी वही हश्र होगा। रूए बेहद निराश महसूस कर रही थी। उनकी वर्तमान स्थिति में उनके लिए झील तक जाना या दुर्भाग्यवश मारे गए दोनों शवों को निकालना असंभव था। तभी झील में भीगा हुआ वह व्यक्ति अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर के भीतर से एक दबी हुई गड़गड़ाहट की आवाज आई, साथ ही एक तीखी चीख भी सुनाई दी। उस आदमी ने अपना सिर घुमाया और अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें शांत थीं और उसकी पुतलियों की गहराई में दो धूसर लपटें थीं जो अजीब तरह से टिमटिमा रही थीं। उसकी निगाहों ने रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय के लोगों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। वह सचमुच जीवित था और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वह बेहद युवा था। वह रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय के कनिष्ठ सदस्यों से कुछ ही अधिक उम्र का था। हे भगवान, वह ऐसी जगह पर रह रहा था, साधना कर रहा था। देखकर तो लगता है कि वह काफी समय से वहां था। उसके सामने खड़ी लड़की की परिस्थितियां क्या थीं? जैसे ही रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय के लोग भय से कांपने लगे, युवक ने कहा, तुम लोग पहले किस बारे में बात कर रहे थे? आत्मा पोषण करने वाली लकड़ी के बारे में। अध्याय 1125 रूए। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। आपने अभी कहा कि आप इस संकटग्रस्त भूमि में फंसे हुए हैं और अगर हम खजाना लेकर वापस नहीं लौटे तो रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय भी पतन की ओर अग्रसर होगा। संप्रदाय के नेता के बेहोश होने के कारण आत्मा पोषण करने वाली लकड़ी का होना भी व्यर्थ होगा। क्या ये सही नहीं है? ये यून ने लाल कपड़े पहने एक लड़की को देखा जो लगभग 20 वर्ष की लग रही थी। उसका शरीर सुडौल था और चेहरा पीला पड़ गया था। ये यून को याद आया कि रू एर उसे सीनियर सिस्टर लुओ कहकर बुलाती थी। वरिष्ठ बहन लुओ ये यून के सवालों से स्तब्ध रह गईं। उन्होंने वास्तव में रू एर से ऐसा कहा था, लेकिन लगभग 10 मिनट पहले। भूमिगत दुनिया में भीषण गर्मी, विषाक्त पदार्थों और बहते लावा के बावजूद उस युवती ने उसके शब्दों को शब्दशः दोहराने में कामयाबी हासिल कर ली थी। उसकी सोच बेहद भयावह थी। इसका यह भी अर्थ था कि उसने उनकी बातचीत सुनी जिसमें वे उस युवक की दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहे थे, जो कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं ही था। पल भर में अधेड़ उम्र के व्यक्ति और उसके साथियों को दहशत का अनुभव हुआ। ये युवक लावा के कुंड में ऐसे नहा रहा था जैसे बुलबुले वाले स्नान का आनंद ले रहा हो। गहरा सुनहरा लावा उसके शरीर पर बह रहा था, जिससे उसकी बेदाग जेड जैसी चमकदार मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं। और उस समय युवक द्वारा आत्मा को पोषित करने वाली लकड़ी के बारे में पूछने का कारण यह था कि उसके पास इसके लिए योजनाएं थीं। आत्मा पोषण करने वाली लकड़ी उनके लाल कड़ाही संप्रदाय का एक अनमोल खजाना थी। अब यह उनके संप्रदाय के नेता के जीवन का निर्धारण करती थी और साथ ही यह उनके संप्रदाय का रहस्य भी था। यदि वे इस गुप्त स्थान में फंसे न होते और बचने की उम्मीद बहुत कम न होती तो वरिष्ठ बहन लुओ ने इतनी सहजता से इसका जिक्र न किया होता। उसी क्षण अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने पीछे खड़े युवा शिष्यों को रोक दिया। उसने धैर्यपूर्वक झुककर प्रणाम किया और कहा, वरिष्ठ। उद्धरण चिन्ह। जो व्यक्ति इतने बड़े लावा कुंड में डुबकी लगा सकता था वह निश्चित रूप से रू एर और उसके साथियों की उम्र का नहीं था। कई बूढ़े राक्षस भी जवान दिखते थे, इसलिए यह कोई अजीब बात नहीं थी। हम संयोगवश इस स्थान पर आ गए। महोदय, हमारा आपको साधना में बाधा डालने का कोई इरादा नहीं था। इसके लिए मैं आपकी समझ चाहती हूँ, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। काले कपड़े पहनी महिला एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर बोली, दरअसल हम सूर्य दफन रेत सागर की घटना में फंस गए थे। लगभग 3-4 दिन पहले अचानक जमीन से एक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसके बाद रेत धंस गई और एक भंवर बन गया जिसने हम सबको अंदर खींच लिया। नतीजतन हम यहाँ जमीन के नीचे फंस गए हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं।
महोदय, हमारा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। ये युन ने कुछ देर सोचा और अनुमान लगाया कि जब उसने कुछ समय पहले अपनी साधना समाप्त की थी तब उसने काफी हलचल मचा दी थी। वास्तव में यह उस समय से मेल खाता है जब लोगों का ये समूह उस घटना में समाहित हो गया था। ये युन को यह भी एहसास हुआ कि ये लोग उसी की वजह से भूमिगत फंसे हुए थे। इस क्षेत्र में सूर्य दफन रेत सागर की शुद्ध यांग गैसों के अंतिम अंश एकत्रित थे। यह उसके और लिंगशी एयर के लिए अत्यंत लाभकारी था, जो विधर्मी देवता अग्निबीज से जन्मी थी। हालांकि इन योद्धाओं के लिए यह निश्चित रूप से असहनीय ऊष्माविष था। ये यून उठा और लावा के कुंड से बाहर निकल आया। उसका नंगा ऊपरी शरीर और सुगठित मांसपेशियां शक्ति की एक अलग ही खूबसूरती बिखेर रही थी। उसकी अपार युआंची के साथ मिलकर वह एक ऐसा दबदबा और दबाव पैदा कर रहा था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे सीधे देखे। वह सहजता से आगे बढ़ा, लेकिन उसके पैरों के नीचे शुद्ध यांग ऊर्जा के नियम स्वाभाविक रूप से संघनित हो गए। शुद्ध यांग गैसों के उन छोटे छोटे कणों ने छोटे सुनहरे कौवे बना लिए, अग्नि पक्षी जो ये उनके समक्ष प्रणाम करते प्रतीत हो रहे थे। इस दृश्य को देखकर रेड काल्ड्रॉन सेक्ट के शिष्य स्तब्ध रह गए। ये किस प्रकार का व्यक्ति था? उसके द्वारा विकसित नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि और दाव उनकी कल्पना से कहीं अधिक थे। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने जिस आत्मा का पोषण करने वाली लकड़ी का जिक्र किया वह क्या है? अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति दुविधा में पड़ गया। आत्मा को पोषित करने वाला वन उसके संप्रदाय के लिए स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन अगर उसने ईमानदारी से जवाब नहीं दिया तो शिष्यों की शायद यही मृत्यु हो जाएगी। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दांत पीसते हुए उत्तर दिया, मेरा रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय वास्तव में बहुत गरीब है, लेकिन एक बार सौभाग्य से हमें एक रहस्यमयी भूमि में दिव्य लकड़ी का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ। यह पूरी तरह से काले रंग का है और आत्मा को पोषण देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों की आत्मा को गंभीर चोट पहुंची है वे इसका उपयोग ठीक होने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये साधना के लिए बेकार है। जब अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति बोल रहा था तो वह लगातार ये उनकी प्रतिक्रिया पर नजर रख रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसके शब्दों से ही उनके मन से आत्मा पोषण करने वाली लकड़ी का विचार निकल जाएगा। आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी, पूरी तरह से काले रंग की। वास्तव में यही वह अनमोल जड़ी बूटी है जिसका उल्लेख दिव्य रसायनज्ञ के ग्रंथों में मिलता है, आत्मा को लौटाने वाली जड़। ये लाल कड़ाही संप्रदाय शायद आत्मा को लौटाने वाली जड़ को नहीं पहचानता और इसे आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी कहता है। वैसे भी ये नाम काफी उपयुक्त है। ये यून ने लिंगशी एयर को देखा जो एक चट्टान पर लेटी हुई थी। शुद्ध यांग ऊर्जा से संक्रमित होने के 1 साल बाद लिंगशी एयर का शरीर काफी हद तक ठोस हो गया था, हालांकि उसमें जागृति के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। आत्मा की क्षति को केवल शुद्ध यांग ऊर्जा के प्रयोग से ठीक नहीं किया जा सकता था। हालांकि आत्मा वापसी जड़ ने ये यून को आशा की एक किरण दिखाई थी। तुम्हारा संप्रदाय कहाँ है? ये यून ने पूछा। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति का दिल बैठ गया। उसने दांत पीसते हुए ईमानदारी से कहा, यह असंख्य दिव्य क्षेत्र में है। हम तो बस एक छोटा सा संप्रदाय है। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने मन ही मन अफसोस जताया। जब तक किसी को लाल कड़ाही संप्रदाय का नाम पता होता तब तक उसका पता लगाना आसान होता। आमतौर पर उसे छिपाने का कोई कारण नहीं होता था। वो बस यही कर सकता था कि लाल कड़ाही संप्रदाय की गरीबी पर जोर दे, इस उम्मीद में कि वरिष्ठ अधिकारी उन्हें बख्श देंगे। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। योद्धाओं की दुनिया में शक्ति ही सब कुछ थी। जब तक किसी के पास शक्ति होती थी वह अपनी मनचाही चीज हासिल कर सकता था। संपत्ति के लिए किसी व्यक्ति की हत्या करना उनके लिए तुच्छ बात थी। आत्मा पोषण करने वाली लकड़ी का महत्व वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति भली भांति जानता था। लाल कड़ाही संप्रदाय की शक्ति के आगे उसकी रक्षा करना असंभव था। जैसे ही यह खबर दूसरों को पता चलेगी वे रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय पर धावा बोलेंगे और आत्मा पोषण की लकड़ी छीन लेंगे। अगर कोई व्यक्ति इस बात को फैलने से रोकने के लिए पूरे संप्रदाय का ही सफाया कर दे तो भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। विस्तृत दिव्य क्षेत्र, उद्धरण चिन्ह। ये यून इस जगह के बारे में जानती थी। दिव्य रसायनज्ञ द्वारा छोड़े गए नोट्स में विभिन्न दिव्य संकलन नामक एक ग्रंथ था। इसमें उन स्थानों का विवरण था जहां दिव्य रसायनज्ञ लंबे समय तक रहे थे। ये स्थान मुख्य रूप से सिंखोल और यांग गॉड एम्पायरियन हेवन थे, लेकिन उनमें से एक मायरी डिवाइन टेरिटरी भी था। विभिन्न कारणों से दिव्य रसायनज्ञ कई बार असंख्य दिव्य क्षेत्र में जा चुका था। एक बार तो वह वहां दशकों तक रहा भी था। ये यून इस मामले पर विचार कर रहा था कि अचानक 15 वर्षीय एक लड़की रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय के समूह से तेजी से बाहर निकली। वह जमीन पर बैठ गई और ये यून के सामने घुटने टेक दिए। उसका छोटा सा शरीर गर्म चट्टानों पर पड़ा हुआ था, लेकिन असहनीय गर्मी के बावजूद वह स्थिर रही। रुआ, तुम क्या कर रही हो? काले कपड़े पहनी महिला के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। अरे बदतमीजी मत करो। अधेड़ उम्र का आदमी जल्दी से रू एयर को खींचकर ले जाने के लिए दौड़ा, लेकिन उसने उठने से इनकार कर दिया। उसने कहा, वरिष्ठ, आत्मा पोषण की लकड़ी हमारे लाल कड़ाहे संप्रदाय की एकमात्र आशा है। अगर आप इसे ले गए तो मेरे पिता की आत्मा 3 दिनों से भी कम समय में नष्ट हो जाएगी। मेरी माँ और मुझे बचाने के लिए मेरे पिता ने ज़ेड ब्लडवे के दुष्टों के साथ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने उनकी आत्मा को बहुत नुकसान पहुंचाया है और अब वे कोमा में हैं। जब तक रुआ ने ये कहा तब तक वह अपने होंठ कसकर भींच चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और जैसे ही वह उस अधेड़ उम्र के आदमी की सुरक्षात्मक घेरे से बाहर निकली, उसकी गोरी भुजाएं गर्मी के विषाक्त पदार्थों से बुरी तरह जल गई थीं। मेरे पिता रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय के नेता हैं। मुझे बचाने के लिए वे 10 साल से कोमा में हैं। वे रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। अगर मेरे पिता होश में नहीं आए और हमारे दुश्मनों को उनकी हालत का पता चल गया तो रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय अपनी पैतृक भूमि को बचा नहीं पाएगा। हम पिता के लिए दवा की तलाश में सन बरियल सेंसी आए थे, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं मिला और हम अनजाने में आपके साधना स्थल पर आ गए।
हम 3 दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। वरिष्ठ, मैं जानता हूँ कि आपकी साधना का स्तर असाधारण है और मेरे लाल कड़ाही संप्रदाय के पास आत्मा पोषण करने वाली लकड़ी का केवल एक छोटा सा टुकड़ा है। आपके लिए इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन मेरे लाल कड़ाही संप्रदाय के लिए यह एक ऐसी वस्तु है जो पूरे संप्रदाय को बचा सकती है। वरिष्ठ, कृपया हम पर दया कीजिए। यदि आप हमें इस संकटग्रस्त भूमि से जाने देंगे तो मैं आपकी कृपा का प्रतिफल देने के लिए आपका दास बनने को तैयार हूँ। रुआ ने आंसू बहाते हुए एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। इस बात ने सचमुच दूसरों को उसके प्रति आकर्षित कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह खुद को दंडित करने पर तुली हुई है, क्योंकि बाहों पर जलते हुए घाव लगातार बदतर होते जा रहे थे। इसके बावजूद उसने उठने से इनकार कर दिया। अध्याय 1126 शर्तें। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। रुआ, तुम क्या कर रहे हो? अधेड़ उम्र का आदमी और काले कपड़े पहनी महिला घबरा गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि रू एर घुटने टेक देगा और तो और इतनी चौंकाने वाली बातें कहेगा। हालांकि रू एर दांत पीसते हुए हठपूर्वक बोली, पिताजी ने मुझे बचाने के लिए ये सब किया। मेरी वजह से ही रेड कालड्रॉन संप्रदाय अब खतरे में है, और जब हम सब दवा की तलाश में यहाँ आए तो हम इस खतरनाक भूमि में फंस गए। हे वरिष्ठ, यदि आप दया दिखाएं तो मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी यदि मेरी दास्ता का जीवन हम सबकी जान के बदले में दिया जाए। पिछले 1 दशक से रू एर अपने कोमा में पड़े पिता को देखती आ रही थी और उसे पछतावा होता था। वह हमेशा महसूस करती थी कि उसने रेड कालड्रॉन संप्रदाय के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए वह मरने को भी तैयार थी, बशर्ते इसे उसके पिता की मदद हो या रेड कालड्रॉन संप्रदाय का किसी भी तरह से उद्धार हो सके। रू एर, बकवास मत करो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति और काले वस्त्रधारी महिला ने जल्दी से ये यून को झुककर प्रणाम किया। रू एर जवान और भोली है। बड़े साहब, कृपया उसकी बातों पर ध्यान न दें। लावा में स्नान कर सकने वाला एक शक्तिशाली प्राणी हजारों वर्षों तक जीवित रहा होगा। उसकी असीम शक्ति हाथ के एक साधारण इशारे से उन्हें धूल में मिला सकती थी। ऐसे प्राणी के लिए रू एर की दुख भरी कहानी का क्या महत्व था? अगर वह सचमुच आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी चाहता तो आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी को खाने के बाद वह रू एर को मिठाई के रूप में ले लेता। ये घटनाक्रम अत्यंत तेजी से घटित हुआ। ये यून अपनी आंखों के सामने घटी स्थिति को देखकर काफी देर तक स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके कुछ साधारण से सवालों का इतना बड़ा असर होगा। वह रेड कालड्रॉन संप्रदाय से भयभीत होकर निकला और रू एर नाम की युवती घुटने टेकने के बाद उठने से इनकार कर दिया। उसने तो यहाँ तक कसम खाई कि अगर वह उन्हें इस संकटग्रस्त भूमि से बाहर निकाल दे तो वह बाकी लोगों को बचाने के लिए उसकी दासी बनने को भी तैयार है। दरअसल वे ही यून की साधना के कारण ही फंस गए थे, इसलिए बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए उनका भाग निकलना उनके लिए स्वाभाविक था। इस पर विचार करते हुए ये यून के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। मैं इतनी डरावनी कब बन गई? गहन चिंतन करने पर पता चला कि समय बीतने के साथ साथ उसकी साधना का स्तर वास्तव में अत्यंत उन्नत हो गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि अब उसे कनिष्ठ नहीं बल्कि एक निपुण और अनुभवी दानव के रूप में देखा जाता था। योद्धाओं की दुनिया में शक्ति का ही बोलबाला था। एक प्राचीन राक्षस जो आसानी से दूसरों के जीवन को नियंत्रित कर सकता था, उसे धमकी भरे शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ सरल प्रश्न ही दूसरों के दिलों में दहशत पैदा करने के लिए पर्याप्त थे। ये यून थोड़ा असमंजस में था कि हंसे या रोए। उसने कहा, सबसे पहले उठो, मेरा तुम लोगों के साथ कुछ भी करने का इरादा नहीं है। ये यून ने अपना हाथ हिलाया और शुद्ध यांग युआन ची की एक धारा ने रुए को ऊपर उठा लिया। इस संकटग्रस्त भूमि में हर जगह शुद्ध यांग आभा व्याप्त थी जिसे अन्य सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन विचित्र रूप से ये यून की शुद्ध यांग आभा स्पर्श करने पर गर्म थी। जब ये शरीर को घेर लेती थी तो अत्यंत सुखदायक होती थी। ये यून ने देखा कि रुए की गुलाबी भुजाएं जलकर लाल हो गई थी। हालत इतनी खराब थी कि त्वचा फट गई थी। इतनी सुंदर और कोमल त्वचा का इस तरह क्षतिग्रस्त होना बहुत दयनीय था। ये यून ने हाथ हिलाकर उसके शरीर से सारी ऊष्मा विषाक्त पदार्थों को सोख लिया और फिर उसके अंदर गर्म और पोषण देने वाली युआनची ऊर्जा प्रवाहित की। रू एर की बाहों पर जले के निशान इतनी तेजी से ठीक हो गए कि आंखों से देखना भी आसान हो गया। यह रुए दंग रह गई। उसकी पहली धारणा यही थी कि इतने खतरनाक इलाकों में साधना करने वाला इतना बूढ़ा राक्षस शायद गुस्सैल स्वभाव का सनकी इंसान होगा। अगर वह जल्दी जान लेने वाला न होता तो यह उसके लिए वरदान होता। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके घावों का इलाज करेगा। इसके अलावा उस बूढ़े राक्षस की उपचार शक्ति और ऊर्जा सामंजस्यपूर्ण और सौम्य थी। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी गर्म झरने में नहा रही हो और उसका सारा दर्द गायब हो गया। चूंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने शरीर का ख्याल रखो। क्या तुम जानती हो कि अगर तुम खुद को किसी पुरुष की गुलाम के रूप में पेश करोगी तो तुम्हें किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ेगा? ये यून को इस गलतफहमी को दूर करने की कोई परवाह नहीं थी कि उसे एक बूढ़ा राक्षस समझा जा रहा है। इसके बजाय उसे युवती की जोशीली प्रतिक्रिया काफी दिलचस्प लगी। रू एर का चेहरा लाल हो गया। हालांकि वह छोटी थी, लेकिन पिछले 10 सालों में उसने इंसानी फितरत की अस्थिरता को अच्छी तरह देख लिया था। वह जल्दी ही समझदार हो गई थी, तो भला वह ये कैसे न जानती कि अगर वही यून की दासी बनकर रह गई तो उसके साथ क्या होगा। मुझे पता है, मैं तो बस एक अच्छी बेटी बनना चाहती थी। रुए को उम्मीद थी कि उसके बलिदान से रेड कालड्रॉन संप्रदाय के बाकी सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। अब उसे अचानक महसूस हुआ कि वह बुजुर्ग व्यक्ति बेहद मिलनसार है। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वह उससे कितने दसियों हजार साल बड़ा है, लेकिन वह काफी आकर्षक था और उसकी उम्र का दिखता था। इसके अलावा वह शक्तिशाली और काफी अच्छा इंसान था। आपका नाम रू एर है ना? हाँ, मेरा उपनाम नानयुन है और मेरा पूरा नाम नानयुन रू है। ये यून के सवाल पूछते ही रुए घबरा गई और उसने घबराकर जवाब दिया।
मैं तुम्हें इस खतरनाक भूमि से बाहर निकाल दूंगा। ये यून के ये शब्द सुनकर लाल कड़ाही संप्रदाय के शिष्य तुरंत प्रसन्न हो गए। हालांकि उनके चेहरे पर खुशी झलकने से पहले ही ये यून के वाक्य के दूसरे भाग ने उनके दिलों को डुबो दिया। तुम्हें भेजना आसान है, हालांकि मुझे ईमानदारी से कहना होगा कि मुझे आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी चाहिए। उस बारे में रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय के लोग घबरा गए। वे ये यून के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। रुए की आंखों में आंसू भर आए। वह स्तब्ध रह गई, कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह जानती थी कि अगर वरिष्ठ सचमुच आत्मा पोषण करने वाली लकड़ी चाहते हैं तो उन्हें बस असंख्य दिव्य क्षेत्र की यात्रा करनी होगी। उसके जैसी कमजोर लड़की के लिए वह ऐसी पेशकश बनने के योग्य नहीं थी जो उन्हें समझौता करने के लिए लुभा सके। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक लड़की है, उसकी आत्मा को भी गहरा आघात पहुंचा है। मुझे उसकी आत्मा की अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए आत्मा पोषण करने वाली लकड़ी की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपकी आत्मा पोषण करने वाली लकड़ी को व्यर्थ नहीं ले जाऊंगी। मैं आपके साथ असंख्य दिव्य क्षेत्र में चलूंगी। शायद मैं आपके संप्रदाय के नेता को बचा सकूं। क्या वरिष्ठ, आप हमारे संप्रदाय के नेता को बचाने के लिए तैयार हैं? ये यून की बात सुनकर रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय के सदस्य स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा था कि ये यून से मिलने पर उन पर कोई विपत्ति आ पड़ी है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बात बिल्कुल उलट होगी। ये यून एक शक्तिशाली व्यक्तित्व थे जिनके पास अपार शक्ति थी और जो आसानी से उन्हें नष्ट कर सकते थे। फिर भी वे उनके साथ बराबरी के समझौते पर बातचीत करने को तैयार थे। मार्शल आर्ट की दुनिया में बलवानों द्वारा कमजोरों को धमकाने के आदि ये लोग कुछ हद तक अचंभित रह गए। ये यून की शक्ति को देखते हुए उन्हें धोखा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था कि यून वास्तव में अपने संप्रदाय के नेता को बचाना चाहता था। इससे रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। इस वरिष्ठ छात्र में अद्भुत ताकत थी और यह पूरी संभावना थी कि वह सफल हो सकता था। धन्यवाद सीनियर, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बेहद उत्साह से ये यून को झुककर प्रणाम किया। रुए का उत्साहित चेहरा लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यून को धन्यवाद कैसे दे। अपना उत्साह कम करो, हो सकता है मैं उसे बचा न पाऊं। ये यून किसी भी बात की गारंटी नहीं देना चाहता था। आखिरकार रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय के नेता की आत्मा को चोट पहुंची थी। हालांकि कमजोर आत्मा का इलाज अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन शी एयर जैसी सांसारिक दिव्य वस्तु जिसकी आत्मा करोड़ों वर्षों में जन्मी थी का इलाज करना कहीं अधिक कठिन था। अगर सीनियर सफल नहीं हो पाते हैं तो ये हमारे संप्रदाय के नेता का भाग्य होगा। हमें अब कोई उम्मीद नहीं है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। ठीक है, तो बात पक्की हो गई। हालांकि मुझे अभी भी यहाँ कुछ काम निपटाना है। जैसे ही मैं उसे पूरा कर लूंगा मैं आपके साथ दिव्य क्षेत्र में चलूंगा। अध्याय 1127 बसना। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। जब ये यून ने विशाल दिव्य क्षेत्र नाम सुना तो वह वहां की यात्रा करना चाहता था। दिव्य रसायन शास्त्री के विभिन्न दिव्य संकलन में असंख्य दिव्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी थी, क्योंकि वे स्वयं कई बार असंख्य दिव्य क्षेत्रों की यात्रा कर चुके थे। इसका कारण ये था कि वह क्षेत्र आकार में अत्यंत विशाल था। इसके अलावा वहां एक प्राकृतिक स्थानिक केंद्र था जो उसे यांगदेव स्वर्ग के कई अन्य दिव्य क्षेत्रों से जोड़ता था। इसे चौराहा कहा जा सकता है। इन अनूठी परिस्थितियों के कारण ही मायरीड डिवाइन टेरिटरी यांग गॉड एम्पायरियन हेवन के सबसे बड़े खजाना विनिमय केंद्रों में से एक के रूप में विकसित हुई। इसी कारण से मायरीड डिवाइन टेरिटरी के नाम में मायरीड शब्द आया। इसके विपरीत सेंट्रल स्टेट डिवाइन टेरिटरी यांग गॉड एम्पायरियन हेवन में स्थित कई दिव्य क्षेत्रों में से केवल एक थी। वरिष्ठ महोदय, आप जो चाहे कर सकते हैं, हम आपका इंतजार कहाँ करेंगे? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक पूछा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये यून की व्यवस्थाओं पर कोई आपत्ति उठाने की हिम्मत नहीं की। आप सभी यहाँ इंतजार कर सकते हैं। ये यून के इस सहज जवाब ने रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय के लोगों को स्तब्ध कर दिया। यहाँ भीषण गर्मी के विष मौजूद थे। वे यहाँ कैसे प्रतीक्षा कर सकते थे? ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा के लिहाज से आप सभी मेरे लौटने तक यही रहें ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। इसके अलावा मैं आप सभी के शरीरों पर ट्रैकर लगा दूंगा। अगर कुछ होता भी है तो मैं आपकी लोकेशन का पता लगा सकूंगा। जैसे ही ये यून ने बोलना शुरू किया, उसने अपनी उंगली झटक दी और एक नियम संबंधी अंश उसकी उंगली की नोक पर इकट्ठा हो गया, जो एक छोटे से भूरे पहिए में बदल गया। यह उसके विनाश के नियमों से निर्मित एक मोहर थी। जब तक किसी की शक्ति ही यून की शक्ति से कहीं अधिक न हो, इसे हटाना असंभव था। रेड काल्ड्रॉन सेक्ट के सभी सदस्यों के शरीर में 8 छोटे पहिए भेजे गए। इसके बाद ये यून ने हाथ हिलाकर स्थानिक आयाम के नियमों को लागू किया। हजारों फीट तक फैला अंतरिक्ष अत्यधिक विकृत हो गया, जिससे एक विशाल मुर्गी के अंडे के समान आकार का अंतरिक्ष बन गया। इसने अपने भीतर सभी को समाहित कर लिया। बूम! उनके पैरों के नीचे की जमीन में दरार पड़ गई क्योंकि एक घुमावदार सील ने एक स्थानिक अवरोध पैदा कर दिया। इसने सबको अपने घेरे में ले लिया और तेजी से जमीन के नीचे गहराई में उतर गई। स्थानिक अवरोध को तेजी से जमीन के नीचे और गहरा होते देख रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय के सभी शिष्यों को थोड़ा भय महसूस हुआ। स्थानिक अवरोध के अंततः रुकने से पहले ये लगभग 5 मिनट तक लगातार नीचे गिरता रहा। बात यही खत्म नहीं हुई। ये यून ने फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और स्थानिक अवरोध के भीतर मौजूद मिट्टी और चट्टानें हिलने और आकार लेने लगी, जिससे सुरंगें और पत्थर के घर बनने लगे और अंत में एक छोटा भूमिगत महल परिसर बन गया। ये यून को रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय के लोगों पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें गॉड एडवेंट टॉवर के अंदर नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने एक स्थानिक अवरोध का उपयोग करके जमीन के बहुत नीचे एक शहर बनाने का कठिन काम किया। दूसरों द्वारा उनके खोजे जाने की संभावना लगभग शून्य थी और यह पूरी तरह सुरक्षित था।
बेशक ये उनके बिना उनके लिए वहां से निकलना भी असंभव था। ये जानकर रेड काल्ड्रॉन सेक्ट के शिष्य चिंतित हो गए। अगर ये यून अपना वादा तोड़ देता है तो क्या वे यहीं फंस नहीं जाएंगे? यह इस गहरी भूमिगत दुनिया में जिंदा दफन होने से कम नहीं होगा। यहीं रहो, इसमें आधा साल से लेकर कई साल तक का समय लग सकता है, लेकिन मैं तुम सबके लिए वापस आऊंगा। कई वर्षों तक रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय के शिष्यों को बहुत बुरा लगा। हालांकि उनका नया कमरा निश्चित रूप से विशाल और आरामदायक था, लेकिन खाली बैठे रहना उनके लिए एक बड़ा झटका था। बेशक उन्होंने यून द्वारा उनके लिए किए गए इंतजाम पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। वे बस सहमति में सिर हिला सकते थे। अचानक यून ने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को छुआ और 3 संदूक बाहर निकल आए। संदूक खुल गए। पहले संदूक में जैद की पर्चियां और किताबें थीं, दूसरे संदूक में दवा की बोतलें और जैद के बक्से थे जिनमें अवशेष और दवाइयां थीं, और अंत में आखिरी संदूक हथियारों और आध्यात्मिक कलाकृतियों से भरा हुआ था। ये यून ने वर्षों में कई लोगों को मारा था और खजाने की तलाश में उनके सभी अंतरस्थानिक छल्लों की छानबीन की थी। परिणामस्वरूप उसने बहुत सारी साधना तकनीकें, गोलियां और हथियार जमा कर लिए थे जो उसके लिए बेकार थे। वे ये यून के लिए किसी काम के नहीं थे। उसने लापरवाही से तीनों संदूक निकाले और लाल कड़ाही संप्रदाय के शिष्यों से कहा, ये गोलियां लो और खा लो। साधना तकनीकों और हथियारों का बेझिझक इस्तेमाल करो। मैं अब जा रहा हूं। जैसे ही ये यून ने बोलना शुरू किया, उसकी आकृति एक पल में ही चमक उठी और वह स्थानिक अवरोध से तुरंत गायब हो गया। उसके थोड़े समय के लिए चले जाने पर रेड काल्ड्रॉन सेक्ट के शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। कुछ समय बाद रूएर आगे बढ़ा और गोलियों के बक्से से एक गोली की बोतल निकाली। जब उसने इसे खोला तो कुछ हरी गोलियां बाहर लुढ़क गईं। एक ताजगी भरी और मन को शांत करने वाली जड़ी बूटी की खुशबू फैली, जिससे रूएर को हल्कापन महसूस हुआ। क्या ये कोई दावफल अवशेष नहीं था? दावफल अवशेषों का उपयोग स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के योद्धाओं द्वारा दाव अभिव्यक्ति क्षेत्र में प्रवेश करने और अपने दावफलों को संघनित करने के लिए किया जाता था। रूए अचंभित रह गई और उसने जल्दी से जांच जारी रखी। मात्र चाचा, मात्र चाची, जल्दी से एक नजर डालिए। ये गोलियां और ये हथियार। उद्धरण चिन्ह। रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय के सभी लोग तुरंत संदूकों की तलाशी लेने के लिए दौड़ पड़े। उनकी जांच ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सच कहा। रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय वास्तव में बहुत गरीब था, इसलिए जब उनके शिष्य प्रशिक्षण अभियानों पर जाते थे तो उनका मुख्य उद्देश्य संसाधनों और धन की खोज करना होता था। पिछले 1 दशक में उनके रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय के शिष्यों ने जोखिम भरे अभियानों पर जाकर भी कुछ खास हासिल नहीं किया था। हालांकि ये यून ने इन सभी चीजों को बेपरवाही से खारिज कर दिया था। सही गिनती करने पर पता चलता है कि पिछले दशक में रेड काल्ड्रॉन संप्रदाय द्वारा किए गए कई खतरनाक अभियानों में कई शिष्य शहीद हो गए। हालांकि उनके द्वारा प्राप्त सभी वस्तुओं का कुल मूल्य संदूकों में मौजूद वस्तुओं के मूल्य के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं था। रूआ के मन में कई तरह की जटिल भावनाएं उमड़ रही थीं। उनके और वरिष्ठ व्यक्ति के बीच का अंतर बहुत अधिक था। क्या हम सचमुच इन वस्तुओं का अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं? रूएर ने दावफल अवशेष की बोतल को बड़े उत्साह से छुआ। ये गोलियां उसकी भविष्य की साधना में अत्यंत लाभकारी होंगी। हालांकि उसे लगा कि इनका बेहिसाब उपयोग करना कुछ ज्यादा ही खर्चीला होगा। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने शिष्यों की चमकती आंखें देखी, गला भराया और फिर उसने कहा, चूंकि वरिष्ठ ने इन्हें इतनी सहजता से दे दिया है, इसका मतलब है कि ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। चलो इनका उपयोग करते हैं। ... बूम! ये यून सीधे जमीन से बाहर निकल आया। ये यून ने शी-एर को गॉड एडवेंट टॉवर में रखा था। पिछले 1 साल में शी-एर बेहोश रही, लेकिन उसकी आत्मा की स्थिति स्थिर हो गई थी। वह स्थानिक परिवहन के दौरान कुछ स्थानिक विकृतियों का अनुभव करने में सक्षम थी। ये यून के प्रकट होने के बाद भी 100 किलोमीटर के दायरे में योद्धा खजाने की खोज कर रहे थे। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही उन्होंने एक आकृति को क्षितिज की ओर तेजी से दौड़ते हुए देखा, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन सा शक्तिशाली वरिष्ठ व्यक्ति है। ये योद्धा अचानक रुक गए। उस तरह के वरिष्ठ व्यक्ति को नाराज करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। ये यून सीधे ज़ैड लस्टर सिटी के टेलीपोर्टेशन एरे की ओर बढ़ा। टेलीपोर्टेशन एरे की निगरानी कर रहे पहरेदारों को अचानक एरे के भीतर से एक धूसर हवा का झोंका महसूस हुआ और वे चौंक कर गिर पड़े। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उन्होंने पाया कि टेलीपोर्टेशन एरे स्वतः सक्रिय हो गया था। इसके बाद एक प्रकाश चमका और धूसर हवा गायब हो गई। क्या हुआ? ऐसा लगता है कि अभी कुछ देर पहले ही टेलीपोर्टेशन एरे सक्रिय हुआ है। टेलीपोर्टेशन केंद्र पर तैनात गार्ड अचंभित रह गए और पल भर में ये यून हजारों किलोमीटर दूर एक स्थान पर पहुंच गई। टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर निकलते ही उसने अपनी गति तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए तेजी से उड़ान भरी। जल्द ही उसे एक गुप्त स्थानिक नोड मिल गया जिसे उसने याद कर रखा था। उस स्थानिक नोड के जरिए उसने लाखों किलोमीटर की दूरी तय की और सीधे क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के आंतरिक क्षेत्र में पहुंच गया। अध्याय 1128 वापसी। अनुवादक सीके टेलन, संपादक सीके टेलन। पिछले 1 वर्ष से क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट लगातार 7 स्टार दाव पैलेस के घेरे में था। हालांकि क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के पास अपनी रक्षा के लिए एक विशाल सैन्य घेरा था और 2 विशेषज्ञ मोर्चा संभाले हुए थे। 7 स्टार दाव पैलेस ने किसी भी बड़े आक्रमण का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी जनशक्ति बढ़ा दी थी। उन्होंने क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के पहाड़ का प्रतिदिन सर्वेक्षण करने के लिए सरनी विशेषज्ञों को भी भेजा ताकि सरनी को भेदने का तरीका खोजा जा सके। इन परिस्थितियों में क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट गंभीर खतरे में था। अंततः पानी की बूंदें भी पत्थर को घिस देती हैं, इसलिए क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट की रक्षा प्रणाली चाहे कितनी भी अभेद्य क्यों न हो, 7 स्टार दाव पैलेस द्वारा स्थानिक नोड का पता लगने से उसे रोका नहीं जा सकता था। उस संप्रदाय ने द्वार बंद कर दिए थे और किसी को भी अंदर आने या बाहर जाने से रोक दिया था। उन्होंने अपने संचित संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया।
यह कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था और यी यून ने 1 साल पहले क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सैक छोड़ दिया था। वो सन बरियल सेंसी चला गया, जिससे क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सैक के सैक मास्टर जियान वुफेंग और ग्रैंड एल्डर जियान बुई बेहद चिंतित हो गए थे। उन्होंने अपना सारा दांव वी यून पर लगा दिया था। अगर उसे कुछ भी हो जाता तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। जब 7 सितारा दांव महल के विशेषज्ञ जो सूर्य दफन रेत सागर में खजाने की खोज में गए थे अंततः लौटेंगे तो उनका क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सैक विनाश की प्रतीक्षा में होगा। ऐसी स्थिति में क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सैक में कोई भी चैन से नहीं रह सकता था। जियान शियाओशुन प्रतिदिन लगन से अभ्यास करती थी। वह ध्यान लगाती, युद्ध करती और क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सैक की विरासत के साथ साथ यी यून द्वारा छोड़ी गई साधना तकनीकों और तलवारबाजी के सिद्धांतों का अभ्यास करती थी। यी यून द्वारा छोड़ी गई चीजों ने जियान शियाओशुन के लिए अनेकों द्वार खोल दिए थे। अब वह अपने मार्शल आर्ट के मार्ग को एक उच्च स्तर पर देख सकती थी। हालांकि जियान शियाओशुन को भी अत्यधिक तनाव महसूस हो रहा था। उसका सगा भाई 1 साल से लापता था और उसके भाग्य का कोई पता नहीं था। पिछले 1 साल से 7 स्टार दाव पैलेस एक मंडराता खतरा बना हुआ था जिसने क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सैक को गंभीर संकट में डाल दिया था। जियान शियाओशुन खुद चीजों को बदलने की शक्ति हासिल करना चाहती थी, चाहे उसका प्रभाव कितना भी छोटा क्यों न हो। हर काम के लिए ताकत की जरूरत होती थी। उसने सबसे बुरे हालात के लिए भी योजना बना रखी थी। अगर यी यून सूर्य दफन रेत सागर में मारा जाता और क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सैक पर 7 स्टार दाव पैलेस का कब्जा हो जाता तो उसे क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सैक के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले भागना पड़ता। वह खून का बदला लेने का बोझ उठाती। वह अपनी तलवारबाजी की तकनीकों का लगन से अभ्यास करती ताकि एक दिन वह 7 स्टार दाव पैलेस पर हमला करके बदला ले सके। 7 स्टार दाव पैलेस अत्यंत शक्तिशाली था, इसलिए शायद उसे ऐसा करने के लिए 1000 या 10,000 साल भी लग सकते थे। ज्यादा संभावना यही थी कि वह अपने मन में द्वेष लिए मर जाए। जब भी वह ये सोचती, जियान शियाओशुन का गला भर आता। 7 स्टार दाव पैलेस एक बार फिर से सरनी को भेदने की कोशिश कर रहा है। जब जियान शियाओशुन तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी तभी उसके साथी जियान फेगोग ने टिप्पणी की। पिछले 1 साल से यह रोजाना होता आ रहा था। उन्हें कभी पता नहीं होता था कि आज 7 स्टार दाव पैलेस की सफलता का दिन होगा या नहीं। उनकी अनदेखी करो। फिर से जियान शियाओशुन ने अपनी तलवार उठाए और जियान फेगोग पर हमला कर दिया। जियान फेगोग गंभीर हो गया और सावधानी से उसका सामना करते हुए युद्ध में उतर गया। उन्हें जियान शियाओशुन की तलवारबाजी में हो रहे सुधार का एहसास हो रहा था। यह वाकई एक तीव्र सुधार था और अगर यह जारी रहा तो 1 साल बाद उनकी तलवारबाजी की क्षमता शायद उसे मार्गदर्शन देने के लिए पर्याप्त न हो। जियान फेगोग ने अपनी कठोर नर्म तलवार शक्ति का प्रयोग करते हुए उनकी दोनों तलवारें आपस में टकराईं। अचानक क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सैक के भीतर का स्थान जोर से कांप उठा, मानो कोई अप्रत्याशित घटना घटित हुई हो। ओह, क्या 7 स्टार दाव पैलेस ने इसे सुझाने का कोई तरीका ढूंढ लिया है? जियान फेगोग का चेहरा बदल गया। जियान शियाओशुन के साथ चल रही तलवारबाजी को अनदेखा करते हुए वह हाथ में तलवार लिए प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा। जियान बुई और जियान वुफेंग भी अपने महलों से बाहर निकल आए थे। स्थानिक नोड कंपन कर रहा है। कोई स्थानिक नोड के माध्यम से प्रवेश कर रहा है। जियान वुफेंग ने अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी। स्थानिक नोड से आ रही आभा ने उसे भयभीत कर दिया। यह व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली था। क्या ये 7 स्टार दाव पैलेस हो सकता है? जियान बुई ने सवाल किया। जाहिर है उसे उम्मीद थी कि स्थानिक नोड से आने वाला व्यक्ति ही यूं होगा। हालांकि उस व्यक्ति की अपार आभा ने उसके मन में अशुभ विचार उत्पन्न कर दिए। यदि 7 स्टार दाव पैलेस आ रहा था तो उनके क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सैक का भारी नरसंहार हो जाएगा। शायद उन्हें अपने क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सैक के अग्निबीज को हिलाने का भी समय न मिले। काचा अंतरिक्ष कांप उठा और पल भर में एक विशाल दरार प्रकट हो गई। हाथों की एक जोड़ी बाहर निकली और पूरे अंतरिक्ष को चीर डाला। इसके बाद नीले वस्त्र पहने एक युवक अंतरिक्षीय दरार से बाहर निकला। तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव के बावजूद युवक ने सहजता से अंतरिक्ष को ऐसे फाड़ दिया मानो वह पर्दे हटा रहा हो। युवक का रूप देखकर जियान बुई और जियान वुफेंग दंग रह गए। वे हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन स्थानिक नोड से गुजरने वाला व्यक्ति ये यून था। ये यून की आभा इतनी शक्तिशाली कब हो गई? भाई ये जियान शियाओशुन भी अचंभित थी। वह खूनी लड़ाई लड़ने और भागने का रास्ता बनाने के लिए तैयार थी। महज 1 साल में ये यून की आभा इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? वरिष्ठ वुफेंग, वरिष्ठ बुई। ये यून ने दोनों को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों को परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। सूर्य दफन रेत सागर की मेरी यात्रा काफी सफल रही, लेकिन मेरी वापसी में देरी हो गई। ये यून, तुम। जियान वुफेंग ने ये यून को ध्यान से देखा। तुमने दाव पैलेस क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। ये यून के जाने से पहले वह दाव अभिव्यक्ति के मध्य चरण में ही था। फिर भी अब वह दाव महल के स्तर पर खड़ा था। क्या 1 साल के भीतर खेती में इतनी बड़ी छलांग लगाना संभव था? जियान वुफेंग ने अनादिकाल से लेकर अब तक किसी को भी इतनी तेज गति से साधना करते हुए कभी नहीं सुना था। सूर्य दफन रेत सागर में करोड़ों वर्षों से एक अनूठा अवसर मौजूद था। मैंने इसका उपयोग एक अप्रत्याशित सफलता हासिल करने के लिए किया। हालांकि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब ये उनको ये बात समझ आई तो वह थोड़ा उदास हो गया। लिंग शी एर की आत्मा बुरी तरह घायल हो गई थी और वह बेहोश हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं था कि वह उसे सफलतापूर्वक होश में ला पाएगा। ये यून की बातें सुनकर जियान बुई के होठों के कोने हल्के से हिल गए। ये कैसा अवसर था? यह इतना असाधारण कैसे था? वह इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। 1 साल में अपनी साधना का स्तर इतना बढ़ा लेना। आपकी नींव कैसी है? क्या वह स्थिर है? जियान वुफेंग बहुत चिंतित था।
कई अद्वितीय प्रतिभावान लोग जानबूझकर अपनी साधना का स्तर कम रखते हैं ताकि उसे ठीक से मजबूत कर सके, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि बहुत जल्दी सफलता मिलने से नींव अस्थिर हो जाएगी और नियम संबंधी अंतर्दृष्टि का अभाव हो जाएगा। कुछ समस्याएं हैं। ये यून ने सिर हिलाया। हालांकि यह एक बेहद खतरनाक स्थिति थी। मेरे पास जल्दबाजी में आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब मैंने अपने दाव को प्रकट किया तब मैंने जो कुछ दाव फल संघनित किए थे वे 9 पत्तियों वाले थे। इसलिए नियम संबंधी अंतर्दृष्टि कोई समस्या नहीं है। जहां तक मेरी नींव की बात है, उसे मजबूत करने में मुझे काफी समय लगेगा। आपने अभी अभी क्या कहा? जब जियान वुफेंग और जियान बुई ने ये यून के कथन का पहला भाग सुना तो उन्हें उसके प्रति कुछ सहानुभूति हुई। ये यून की तरक्की बहुत तेज थी, जिसके कारण नींव अस्थिर हो गई। हालांकि जब उन्होंने दूसरा भाग सुना तो वे अवाक रह गए और तुरंत अपने मुंह बंद नहीं कर पाए। जब उन्होंने अपने दाव को प्रकट किया तो उन्होंने जो कुछ दाव फल संघनित किए वे 9 पत्तियों वाले थे। 9 पत्तों वाला और कुछ ही। ये यून ने बड़ी बेपरवाही से इसका जिक्र किया था। जियान वुफेंग और जियान बुई ही नहीं, बल्कि उनके बगल में खड़ी जियान फेगोग और जियान शियाओशुन भी चौंक गई। जब योद्धाओं ने अपनी दाव शक्ति का प्रकटीकरण किया तो 8 पत्तियों वाला दावफल असाधारण प्रतिभा का प्रतीक था। 9 पत्तियों वाला दावफल एक किंवदंती थी। जहां तक 1 से अधिक 9 पत्तियों वाले दावफलों की बात है तो उन्होंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। अगर यह बात किसी आम इंसान ने कही होती तो लोग उसे पागल समझते। लेकिन जब ये यून ने ये कहा तो लोगों के पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं था। केवल अनेक 9 पत्ती दावफल धारण करने से ही ये यून के इतने भयानक रूप का कारण समझ में आ सकता था। लोगों के बीच का अंतर सचमुच हास्यास्पद था। जैसे ही जियान फेगोग आह भर रही थी, ये यून ने देखा कि जी शुयान आने वाली भीड़ में से आ रही है। ओह मिस शुयान। ये यून जी शुयान का सदा आभारी था। अगर उसके पास स्वर्ग ग्रह से कंपास न होता तो शायद वह सूर्य दफन रेत सागर की अपनी यात्रा में जीवित न बच पाता। ये यून को इस बात की बेहद राहत थी कि न केवल उसे विधर्मी देवता अग्नि बीज मिल गया, बल्कि वह दिव्य रहस्य व्यापार कंपनी और जी शुयान के दादाजी को भी बचा सका। अंततः वह जी परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता का प्रतिफल दे सका। युवा मास्टर जी शुयान ने शर्माते हुए मुस्कुराया। उसने काफी देर से ये यून को देखा था, लेकिन अपने संकोची स्वभाव के कारण उसे लगा कि उसकी हैसियत ही उनसे काफी कम है, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ी। ये यून एक कदम आगे बढ़ा और उसके सामने आ गया। उसने हाथ हिलाया और एक छोटा सा शिवालय हवा में घूमने लगा। वह तेजी से आकार में बढ़ने लगा और उससे प्रकाश की एक किरण निकली। नीले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग और कई लड़कियां गॉड एडवेंट टॉवर से बाहर निकली। अध्याय 1129 चीजों को वर्गाकार बनाना। अनुवादक सीके टेलन, संपादक सीके टेलन। बूढ़े जी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, तभी उन्हें टेलीपोर्ट कर दिया गया। उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर लोगों की भीड़ जमा है और उनमें कांपती हुई जी शुयान खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। दादाजी, दादाजी। जी शुयान पूरी तरह से स्तब्ध थी। क्या वह सपना देख रही थी? इतना समय बीत गया था और दादाजी के बारे में कोई खबर नहीं थी। ऊपर से वह सूर्य दफन रेत सागर के केंद्र में थे, जो बेहद खतरनाक जगह थी। फिर भी वह अभी भी जीवित थे। यान बूढ़ा जी भी चौंक गया। श्रीमती शिन एर और यूए शियाओ लड़कियां अपने भावों को रोक नहीं पाईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी का सफाया हो चुका था और उन्हें यान तियानकुन ने बंदी बना लिया था। फिर उन्हें लगभग यौन दासी के रूप में बेच दिया गया था, इसलिए जीवन और मृत्यु के इस अलगाव के बाद ये पुनर्मिलन उनके लिए संयम बनाए रखना असंभव बना रहा था। शिन यूए शियाओ, तुम यहाँ क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें गुप्त सुरंग में भागने का निर्देश नहीं दिया था? मालकिन, यह एक लंबी कहानी है। ये सब यंग मास्टर ये की वजह से हुआ है। शिन एर बोलते बोलते खुद को जी शुयान की बाहों में झोंक बैठी। हालांकि वह जी शुयान की नौकरानी थी, लेकिन वे बहनों की तरह एक दूसरे के करीब थी। ये यून ने गॉड एडवेंट टॉवर को वापस खींच लिया और वहां से चला गया। उसका जी शुयान के पुनर्मिलन में बाधा डालने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि जियान वुफेंग की नजर उस छोटे से गॉड एडवेंट टावर पर पड़ गई थी। वह काफी हैरान था। क्या वह छोटा सा टावर क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सैक्ट के पास संस्थापक पूर्वज के गॉड एडवेंट टॉवर की एक प्रतिकृति थी? लेकिन जियान वुफेंग को आश्चर्य हुआ कि ये उनके हाथों में मौजूद टॉवर असली था या नकली। हालांकि नकली हो या असली, टॉवर का मूल्य अतुलनीय था। ये कुछ ऐसा था जिसे वह उससे निकलने वाली आभा से ही महसूस कर सकता था। हालांकि जियान वुफेंग चिंतित था, उसने आगे पूछताछ नहीं की। इसकी प्रामाणिकता चाहे जो भी हो, यह अवसर ये उनका था। वरिष्ठ हो, ये यून जियान बुई और जियान वुफेंग के सामने आकर बोली, क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सैक्ट में क्या स्थिति है? अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। दरअसल ये यून ने जब स्थानिक नोड से गुजरकर संप्रदाय में प्रवेश किया तो उसने देखा कि हर कोई युद्ध के लिए तैयार था और उसी क्षण से उसे कुछ अनुमान लग गए थे। जियान बुई की आंखों में क्रोध की झलक दिखाई दी और उन्होंने कहा, 7 सितारा दाव महल के लोग हमारी मौजूदगी का पता लगाने के लिए लगातार खोजबीन कर रहे हैं ताकि वे हमारी सुरक्षा घेरा तोड़ सके। वे बेहद आक्रामक हो गए हैं। उन्हें पता है कि हम उन पर नजर रख रहे हैं, इसलिए वे लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और हमसे जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करने और अपनी मौजूदगी बताने को कह रहे हैं। मेरे पास प्रवेश द्वार को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आज तक कोई भी शिष्य अभ्यास के लिए बाहर नहीं गया है। ये सुनकर ये यून को आश्चर्य नहीं हुआ। अपनी शक्ति में हुई इस उछाल के बाद ये लोग अब उसके मन में कोई हलचल पैदा नहीं कर सकते थे। उस बारे में बात न करें।
अब जब आप सुरक्षित लौट आए हैं और ये देखते हुए कि हमारा क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट 1 साल बाद भी नहीं गिरा है, तो हम सुरक्षित रहेंगे, भले ही हम उन्हें कुछ और साल दे दें। जहां तक आपकी बात है, सन बरियल सेंसी में क्या हुआ? जियान वूफेंग जानता था कि लियू रुई और उसके साथी सन बरियल सेंसी गए थे। उसे यह नहीं पता था कि यून उनसे टकराया था या नहीं। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि यून उनसे बिना किसी परेशानी के सुरक्षित कैसे लौट आया। इन बातों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। चूंकि मैं लौट आया हूं, अब 7 स्टार दाव पैलेस से हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। ये यून के बोलते ही उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। जियान वूफेंग, जियान बुई और आसपास के शिष्य स्तब्ध रह गए। क्या अब बदला पूरा होगा? अभी, इससे पहले कि वे उससे कुछ पूछ पाते, ये यून अचानक एक कदम आगे बढ़ा और तुरंत उस स्थानिक केंद्र की ओर बढ़ गया जो क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट को बाहरी दुनिया से जोड़ता था। उसने हाथ बढ़ाकर अंतरिक्ष को फाड़ दिया। एक विशाल छलांग लगाए और एक किरण के साथ उसके हाथ में एक टूटी हुई तलवार प्रकट हो गई। वह हवा में चल रहा था, एक ही कदम में 1000 फीट की दूरी तय कर रहा था, इसलिए वह पलक झपकते ही गायब हो गया। ये दृश्य देखकर जियान वूफेंग घबरा गया। ये यून के उन शब्दों को सुनकर उसे कुछ आशंका हुई थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये यून इतने बड़े मामले पर चर्चा किए बिना ही चली जाएगी। बाहर 7 स्टार दाव पैलेस के लोग मौजूद थे। छोटे भाई, चलो जल्दी से उसके पीछे चलें। जियान बुई भी चौंक गया। हालांकि ये यून एक अत्यंत शक्तिशाली आभा के साथ लौटा था, जिससे संप्रदाय के गुरु भी प्रभावित थे और उसकी रहस्यमय भूरी आंखें भी थीं, फिर भी उसका प्रतिद्वंदी शक्तिशाली और अथाह 7 स्टार दाव पैलेस था। एक बार स्थानिक नोड का स्थान उजागर हो जाने पर इससे क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट की सरणी में सेंध लग सकती है। कम से कम इससे प्रक्रिया में तेजी तो आएगी ही। जियान बुई और जियान वूफेंग केवल अंतरिक्ष को चीरते हुए ये यून के साथ जा सकते थे। जियान शियाओशुन ने अपने दांत भींचे और जैसे ही अंतरिक्ष ने खुद को ठीक किया, उसकी छोटी सी आकृति पलक झपकते ही उसके भीतर समा गई और वह अपने स्वामियों के पीछे पीछे चल पड़ी। वह इस सब के बारे में अपने विचारों को लेकर अनिश्चित थी। 7 स्टार दाव पैलेस के घेरे में रहते हुए जियान शियाओशुन लगातार खुद को समझा रही थी कि उसे किसी भी तरह की दुश्मनी सहन करनी होगी। भले ही क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट का नरसंहार हो जाए, उसे अपने कंधों पर दुश्मनी का बोझ लेकर भागना होगा और शर्मिंदगी के साथ जीना होगा। उसका लक्ष्य था कि वह तब तक इंतजार करे जब तक उसके पास 7 स्टार दाव पैलेस को अपने हाथों से नष्ट करने की शक्ति ना जाए। लेकिन आज यही उनको सहजता से अंतरिक्ष को चीरते हुए और फिर आगे बढ़ते हुए देखकर उसके दिल में अचानक एक उग्र उत्साह जागृत हुआ और वह खुद को रोक नहीं पाए और आगे बढ़ गई। शायद ये यून पर उसका भरोसा और आदर था, या फिर वह यून के अपार आत्मविश्वास से प्रभावित हो गई थी। कारण चाहे जो भी हो, वह बस यही चाहती थी कि वह उसके साथ हर चीज का सामना करे और देखे। जूनियर सिस्टर जियाओशु, जियान फेगोव घबरा गया। वह इस बात को तो नजरअंदाज कर सकता था कि यून और दोनों वरिष्ठ बाहर चले गए थे, लेकिन जियान शियाओशुन भी चली गई थी। जियान फेगोव क्षण भर के लिए घबरा गया। वह जानता था कि बाहर उसका कोई काम नहीं होगा और बेहतर यही होगा कि वह यही रुककर बाकी लोगों का मनोबल बनाए रखे। उसने अपना हाथ उठाया और बाहर की स्थिति को आकाश में प्रतिबिंबित किया। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के भीतर पल भर में ही हत्या का इरादा जागृत हो गया। सभी घबराए हुए और असमंजस में थे। हालांकि ये यून बहुत शक्तिशाली था, फिर भी उसने 7 स्टार दाव पैलेस से युद्ध करने का फैसला क्यों किया? 7 स्टार दाव पैलेस में 4 उप राजकीय सरदार, एक रहस्यमय राजकीय सरदार और 7 उच्च राजदूत थे। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के कायरो, मुझे पता है तुम मुझे सुन रहे हो। मैंने एक बार तुम्हें 7 सितारा दाव महल के द्वार खोलने और उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेने की सलाह दी थी, और मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करता। दुर्भाग्य से तुम सबने मेरी विनम्र विनतियों को ठुकरा दिया। अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। जिस दिन मैं, तियानशु, इस व्यवस्था को तोड़ दूंगा, उस दिन तुम्हारे क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट का नरसंहार होगा। क्लैरिटी पूल पर्वत के बाहर 7 सितारा वस्त्र पहने, लंबे बालों वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ठहाके लगा रहा था। वह 7 स्टार दाव पैलेस के 7 उच्च राजदूतों में से एक था, उच्च राजदूत तियानशु। उच्च राजदूत तियानशु ने हजारों वर्षों तक मंत्रोच्चारण का अध्ययन किया था। मंत्रोच्चारण की कला में उनका ज्ञान 7 स्टार दाव पैलेस में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के पास एक प्राचीन मंत्रोच्चारण सुरक्षा कवच होने की जानकारी मिलने पर उच्च राजदूत तियानशु ने क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के मंत्रोच्चारण को भेदने का प्रयास करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। वह जानता था कि प्राचीन संरचना जटिल थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, इतने वर्षों के अस्तित्व के बाद वह निश्चित रूप से अपनी चरम सीमा पर नहीं थी। संरचना को तोड़ना उसके लिए मात्र समय की बात थी। वह धीरे धीरे क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट को मृत्यु की ओर धकेलने और उनके दिलों में निराशा को भड़काने के इस भाव का आनंद ले रहा था। हाँ, मुझे पता है तुमने यून पर सब कुछ दांव पर लगा दिया है, लेकिन उस छोटे बदमाश को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। वो तो सूर्य दफन रेत सागर में मौत को गले लगाने गया था। मेरे 7 सितारा दाव महल के 4 उप राजकीय वहां जा चुके हैं और यकीन मानिए वे फलदायी होकर लौटेंगे। ये यून तो दाव अभिव्यक्ति स्तर का एक मामूली सिपाही है, हमारे पैरों तले एक चींटी जैसा। उसका तो अंजाम निश्चित है। उच्च राजदूत तियानशु जोर से हंसे और अनुमान लगाया कि उन्हें सरणी को भेदने में 1 साल से अधिक समय नहीं लगेगा। सरणी विशेषज्ञ होने के नाते उन्हें सरणी को भेदने की प्रक्रिया में आनंद आता था। लेकिन अचानक उच्च राजदूत तियानशु का दिल जोर से धड़कने लगा। उनके हाथ में मौजूद ध्वज खड़े हो गए और उन्होंने अचानक ऊपर देखा। उन्होंने एक व्यक्ति को अंतरिक्ष में तेजी से आते हुए देखा और वह उनसे 1000 फीट ऊपर प्रकट हुआ। अध्याय 1130, ज्वालाओं का सागर। अनुवादक सीके टेलन, संपादक सीके टेलन। कौन है भाई? उच्च राजदूत तियानशु सतर्क हो गए। उन्होंने देखा कि एक युवक अंतरिक्ष में तेजी से प्रकट हुआ था। क्या क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट का स्थानिक केंद्र वही स्थित था?
हाँ, ये सोचकर ही मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझे स्थानिक नोट का स्थान बता रहे हो। ये तो मानो मुझे एरे को क्रैक करने का तरीका बता रहे हो। उच्च राजदूत तियानशु ठहाका लगाकर हंसे। ये व्यक्ति कितना मूर्ख था कि इसने क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड्स एक्ट को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया। हालांकि उच्च राजदूत तियानशु 2 बार खिलखिलाने के बाद रुक गए। जब उन्होंने देखा कि युवक तलवार हाथ में लिए उनकी ओर आ रहा है और उनकी रहस्यमय आभा को महसूस किया, तो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुम कौन हो? उच्च राजदूत तियानशु ने माथे पर शिकन लिए पूछा। उन्होंने अनुमान लगाया था कि वह व्यक्ति क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड्स एक्ट से आया है, जिसका अर्थ है कि वह संभवतः उसके उच्च अधिकारियों में से एक है। वह युवा दिखता था, लेकिन वह एक बूढ़ा दानव भी हो सकता था। तुम्हारा 7 स्टार दाव पैलेस मेरा पीछा कर रहा है और तुम 7 स्टार दाव पैलेस के उच्च राजदूत होते हुए भी मुझे पहचानते नहीं हो। ये यून ने व्यंग्यपूर्वक कहा और उच्च राजदूत तियानशु से 200 फीट की दूरी पर प्रकट हुआ। उच्च राजदूत तियानशु ने ये यून की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। आप हैं ये यून? उच्च राजदूत तियानशु चिंतित थे। उन्हें ये यून के चेहरे का विवरण तो मिल गया था, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि ये यून सूर्य दफनरेत सागर में मर जाएगा, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनकी असली चिंता केवल क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड्स एक्ट की प्राचीन सरणी को लेकर थी, जिसे भेदकर वे सरणी तकनीकों में अपने कौशल का अभ्यास करना चाहते थे। वह ये कैसे सोच सकता था कि यून 1 साल पहले सूर्य दफनरेत सागर जाने के बाद सुरक्षित लौट आएगी। इससे भी अजीब बात यह थी कि अचानक उसके पास इतनी शक्तिशाली आभा कहां से आ गई। पलक झपकते ही भागो 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 स्थिति का भान होते ही 7 स्टार दाव पैलेस के लोग उड़कर आने लगे। 7 स्टार दाव पैलेस के चारों राजकीय स्वामी सूर्य दफनरेत सागर गए हुए थे, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड्स एक्ट की निगरानी के लिए केवल 7 स्टार हाई एम्बेसडर और दाव पैलेस एल्डर्स ही बचे थे। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि कोई स्वेच्छा से आकर मौत को गले लगाएगा। मुझे लगा था कि क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड्स एक्ट में बूढ़े कछुए कुछ युवा कछुओं पर शासन कर रहे हैं। ये कैसा क्लैरिटी पूल? ये तो साफ तौर पर काय कछुओं को पालने पोसने का तालाब है। एक व्यक्ति जोर जोर से हंसते हुए उड़ता हुआ आया। हालांकि जब वही यून के सामने उतरा तो उसके अधूरे शब्द गले में अटक गए। वह व्यक्ति यून के लिए जाना पहचाना था राजदूत यूहेंग। ये यून आप? उच्च राजदूत यूहेंग आश्चर्यचकित रह गए। 7 सितारा उच्च राजदूत होने के नाते जिनका ये यून से सबसे अधिक संपर्क था, वे ये यून को सबसे अच्छी तरह समझते थे। 1 वर्ष के अनुभव के बाद वे ये यून के दबंग व्यक्तित्व को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। उनकी आंखों में चमकती धूसर लपटों की एक झलक किसी को भी स्तब्ध कर देती थी। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, ये हो सकता है। उच्च राजदूत यूहेंग को अचानक एहसास हुआ कि उनकी शक्ति में इतनी नाटकीय वृद्धि का एकमात्र कारण एक संयोगवश हुई घटना ही हो सकती है। उन्होंने इसे सूर्य दफनरेत सागर की घटना से जोड़ना शुरू कर दिया। क्या ये उनको सूर्य दफनरेत सागर में भारी लाभ मिला? क्या तुम सचमुच उपराजकाय लॉर्ड लियू और उनके साथियों से बच निकलने में कामयाब रहे? उच्च राजदूत यूहेंग ने पूछा। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो ये यून के लिए चारों उपराजकाय लॉर्ड्स के साथ मुठभेड़ में जीवित रहना असंभव था। भागना, ये यून ने ताना मारा। वह इन लोगों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। नरक में मिलने पर उनसे पूछना। क्या? उच्च राजदूत यूहेंग ये यून के शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को समझने से पहले ही उन्होंने देखा कि एक शुद्धयांत तलवार की किरण शून्य को चीरते हुए पलक झपकते ही उनके सामने प्रकट हो गई। छोटे बदमाश, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? उच्च राजदूत यूहेंग के चेहरे पर भयावह भाव थे जैसे ही उनकी आस्तीन से उनका चाबुक निकला और उसने ये यून की तलवार की ओर हजारों चांदी के धागे फेंके। चा 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 चांदी के धागे ये यून की तलवार की किरण के चारों ओर लिपटे हुए थे। चेहरे पर कोई भाव परिवर्तन किए बिना ये यून ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और अपने विनाश दाव डोमेन को प्रकट किया, जिसने चांदी के धागों को निगल लिया। पेंग पेंग पेंग, विस्क के चांदी के धागे टूट गए थे। उच्च राजदूत यूहेंग का दिल जोर से धड़कने लगा। वह भयभीत और क्रोधित थे। ये यून की शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह थी। मुझे नहीं पता कि आपका संयोगवश क्या हुआ है, लेकिन भले ही आपको सूर्य दफनरेत सागर के सभी लाभ मिल जाएं, आप कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। उच्च राजदूत यूहेंग दहाड़ते हुए अपने शरीर को झाड़ू में विलीन कर लिया और प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया जो सीधे ही यून के गले की ओर बढ़ी। उच्च राजदूत यूहेंग के प्रभावशाली प्रहार को देखकर ये यून ने अपनी उंगली से इशारा किया और उनकी ओर एक भूरे रंग की अग्नि की लपट भेजी। आग की वह छोटी सी लपट पहले तो मामूली सी दिखाई दी, लेकिन देखते ही देखते उसने आकाश और पृथ्वी का तापमान पूरी तरह से गिरा दिया। ऐसा लगा मानो आसपास की सारी शुद्धयांत और अग्निशक्तियां उस छोटी सी लपट में समा गई हो। जल जाओ विधर्मी ईश्वर अग्निबीज, ये यून ने धीरे से कहा। तभी अचानक आग की छोटी सी लपट फूट पड़ी। भयंकर ज्वालाएं इस तरह फैल गई मानो तारों के भूरे रंग के समूह नश्वर दुनिया में गिर पड़े हो। ये है उच्च राजदूत यूहेंग और उच्च राजदूत तियानशु पूरी तरह से भूरी लपटों में गिर गए। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए युआनची की सुरक्षा कवच बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनके कवच भी आग की लपटों में जलकर राख हो गए। इसके तुरंत बाद चारों ओर से दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। 7 स्टार दाव पैलेस के जो शिष्य दौड़कर आए थे वे जलकर राख हो गए। आह आह आह, उच्च राजदूत यूहेंग ने कर्कश स्वर में चीख मारी, क्योंकि उन्हें अंततः समझ आ गया था कि वे उनका मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। जब उन्हें ये उनकी नरक में जाकर अपना प्रश्न पूछने वाली बात याद आई तो उन्हें अंततः भयावह संभावना का एहसास हुआ। शायद 7 स्टार दाव पैलेस के 4 उपराजकीय सरदारों की हत्या ये ने की थी।
चारों उपराजकुमारों की हत्या अकेले यी युन ने की थी। ये कैसे संभव था? फिर भी यी युन ने एक भयानक आग बरसाई जिसने उन्हें सुअरों या मुर्गियों की तरह मार डाला। उसके पास इस चौंकाने वाले निष्कर्ष पर विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने दांत पीसते हुए एक ध्वनि संचार मंत्र का प्रयोग किया जिससे वर्तमान घटनाक्रम की जानकारी भेजी गई और साथ ही अतिरिक्त सहायता भी बुलाई गई। लेकिन पल भर में ही ये युन उच्च राजदूत यूहेन के पीछे प्रकट हो गया। वाह! ये युन ने विधर्मी देवता की ज्वालाओं से पुनर्तः निर्मित अपनी तलवार को आगे बढ़ाया। विधर्मी देवता की भयानक ज्वालाओं ने उच्च राजदूत यूहेन की छाती को चीरते हुए उनके आंतरिक अंगों को पूरी तरह से भस्म कर दिया। उच्च राजदूत यूहेन के मुंह से काली राख निकली और उनकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। ये कैसी आग थी? पेंग! उच्च राजदूत यूहेन उड़ती हुई राख के बादल में बदल गए। उच्च राजदूत तियानशु, जो उच्च राजदूत यूहेन जितने शक्तिशाली नहीं थे, विधर्मी देवता की ज्वालाओं में घिर गए थे। उनकी युआनची की सुरक्षा परत टूट गई थी जिससे उनके शरीर की त्वचा फट गई थी। यह असहनीय पीड़ा थी। रुको, मेरे पास एक प्राचीन खंडहर से प्राप्त सरणी तकनीकों के 36 ग्रंथ हैं। मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ बशर्ते तुम। उच्च राजदूत तियानशु की आवाज अचानक रुक गई जब शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार ने वार किया और उसका सिर उसकी गर्दन से अलग कर दिया। 7 स्टार दाव पैलेस के दोनों उच्च राजदूत मृत पाए गए। इसी बीच जियान बुई, जियान वुफेंग और जियान शियाओशुन स्थानिक नोड के माध्यम से युद्ध क्षेत्र के बाहर पहुंच गए थे। चूंकि स्थानिक आयाम नियमों में जियान वुफेंग का अभ्यास यी युन से कम था, इसलिए उन्हें स्थानिक नोड से यात्रा करने में अधिक समय लगा। वे ठीक समय पर पहुंचे और तबाही के साक्षी बने। पिछले 1 साल से क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट को बंदी बनाकर रखे हुए 7 स्टार दाव पैलेस के शिष्यों को भीषण आग में भस्म होते देख वे सदमे से व्याकुल हो गए। धूसर ज्वाला बेहद भयावह थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह वही आंग आत्मा हो जिसे यी युन ने सूर्य दफन रेत सागर से प्राप्त किया था? हालांकि जियान वुफेंग और जियान बुई के अनुभव के अनुसार सांसारिक आध्यात्मिक वस्तु जितनी शक्तिशाली होती है, उसे नियंत्रित करना उतना ही कठिन होता है। भला यी युन जैसे कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा इतनी भयानक यांग आत्मा को कैसे परिष्कृत किया जा सकता था?